हम लोग वेट करते थे कोलंबो में, कई दिनों वेट करना पड़ता था और एकदम से एक फ़ोन आ जाता था या तो तमिल टाइगर्स से, जो टेररिस्ट से, सेपरेटिस्ट थे, कि आप आ जाइए इंटरव्यू लेने। Is there any anti-China sentiment in Sri Lanka? LTT is the inventor of the suicide bomb। फ़ोन बजा तो मैंने उठाया तो किसी ने बोला कि बी इन कोलंबो। यहाँ तक कि हमारे मुंह को खोल के चेक किया उन्होंने कि अंदर कहीं कोई पता नहीं क्या कैप्सूल बॉम्ब, साइनाइड, समथिंग, बॉम्ब कुछ भी हो सकता है कह के। हम एक ऐसे दिलचस्प वक्त में जी रहे हैं जब शब्दों के बारे में बहस हो रही है। हमें बताया जा रहा है कि दैनंदिन जीवन में या कुछ बहुत ज़रूरी मसलों पर बात करने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, संसद की नज़र में वो असंसदीय हैं। पर गनीमत है कि उस ताज़ा तरीन सूची में जो मॉनसून सत्र के पहले रिलीज़ हुई, श्री शब्द नहीं है। जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान है वो जानते हैं कि श्री का अर्थ समृद्धि से होता है, संपदा से होता है। जो लक्ष्मी की अर्चना करते हैं वो श्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पर फिलवक्त श्री शब्द सुनते ही हमें याद आता है अपना पड़ोसी मुल्क, जिसके साथ भारत के हजारों वर्षों से ऐतिहासिक, व्यापारिक और आध्यात्मिक रिश्ते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका में इस वक्त एक बड़ी अजीबोगरीब, जैसे कोई पॉलिटिकल थ्रिलर सा रचा जा रहा हो। आप सोचिए, मुल्क का राष्ट्रपति है जो एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन इमिग्रेशन के अधिकारी उसके पासपोर्ट पर ठप्पा लगाने से इनकार कर देते हैं। फिर घंटों की मशक्कत के बाद वो एक फौजी जहाज में बैठकर एक दूसरे देश में पहुंचता है और उस जमीन पर उतरने के बाद अपने प्रधानमंत्री को, जो कभी उसका राजनीतिक विरोधी था, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना देता है। और 24 घंटे बीतने के भीतर इस राष्ट्रपति का पता फिर बदल जाता है, ये एक और देश में फरार हो जाता है। इस राष्ट्रपति का एक बड़ा भाई भी था जिसे लगता था कि उसने श्रीलंका की राजनीति में, श्रीलंका के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया, और जब भी उसके साथ कुछ गड़बड़ होती थी तो वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर इल्जाम मढ़ देता था। तो श्रीलंका में क्या हो रहा है? क्या इस किए धरे के लिए सिर्फ और सिर्फ चीन जिम्मेदार है? राजपक्षे, जो कि जिसका असल उच्चारण क्या है आपको आगे पता चलेगा, क्या वो परिवार पूरी तरह से दोषी है? सत्ता के जो नए दावेदार पैदा हो रहे हैं, उनके पास श्रीलंका के भविष्य को दुरुस्त करने के लिए क्या प्लान है? श्रीलंका का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है और श्रीलंका की मौजूदा गड़बड़ी का फौरी तौर पर क्या समाधान दिख सकता है? इन सब के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के दुनियादारी कार्यक्रम का ये वीकेंड स्पेशल, जिसको हम कहते हैं मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में आज बात होगी श्रीलंका की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति की। और जैसा कि आपको पता है, मास्टर क्लास क्योंकि क्लास है, हम आपके बिना पर स्टूडेंट हैं और आप सब स्टूडेंट हैं। हमारी आपकी उत्सुकताएं हैं, हमारे आपके सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक मास्टर। आज की मास्टर क्लास में हमारी मास्टर, हमारी टीचर हैं पद्मा राव सुंदर जी, सीनियर जर्नलिस्ट पद्मा। उन्होंने लंबे वक्त तक, दशकों तक एक जर्मन प्रतिष्ठान के लिए काम किया, साउथ एशिया ब्यूरो संभाला, कई देशों, उनकी राजनीतिक स्थितियों, उनके राष्ट्राध्यक्षों से विस्तार से बात की। श्रीलंका पर एक किताब भी लिखी जिसका टाइटल है श्रीलंका द न्यू कंट्री। ये हार्पर कॉलिंस से पब्लिश हुई है। इसके अलावा वो न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई प्रतिष्ठित अखबारों, मैगजीन्स और अलग अलग मीडिया संस्थानों के लिए काम कर चुकी हैं, और 2015 में उन्हें राजीव गांधी एक्सीलेंसी अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट लिटरेरी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए। पद्मा राव सुंदर जी आज हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद हैं बतौर मास्टर। आपका बहुत बहुत स्वागत है पद्मा। सवाल से शुरुआत करते हैं। श्रीलंका के सिस्टम को लेके बड़ी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि हमें लगता है कि ये पहली नज़र में लगता है कि हिंदुस्तान की तरह सिस्टम है। यहाँ पर पार्लियामेंट है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट है। पर प्रेसिडेंट हमारे यहाँ सेरेमोनियल होता है, वहाँ पर सेरेमोनियल नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को श्रीलंका के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताएं, और ये भी कि जब प्रेसिडेंट ऑल पावरफुल है लाइक अमेरिका, तो फिर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्या इनके ऊपर भी ब्रिटिश कॉलोनियल हैंगओवर था एक पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करते वक्त?
शुक्रिया सौरभ, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्रीलंका में जो सिस्टम है वो एक मिला जुला पॉलिटिकल सिस्टम कहला जा सकता है। कुछ फीचर्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हैं, जैसे अमेरिका में है या फ्रांस में है, और जहाँ पर प्रेसिडेंट के हाथों में ज़्यादा ताकत होती है, तो वो तो है ही है। लेकिन पार्लियामेंट के भी कुछ ताकत हैं, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना, संविधान में बदलाव लाना 2/3 मेजॉरिटी के साथ, वो वहाँ तक पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है। अब वही 3 स्तर हैं जैसा कि यहाँ पे है। एक तो है प्रेसिडेंशियल, वो प्रेसिडेंट, और एक वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं प्रेसिडेंट। फिर है वो पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी है। तो अब ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट देश के प्रमुख हैं और आर्मी के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। ये आपको याद रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि पिछले दिनों में जो भी हुआ था जिसका आप विवरण कर रहे थे, ये आर्मी की मदद के साथ ही हुआ है। तो वो कमांडर इन चीफ, क्योंकि गोटाबाया राजपक्सा ने अब तक इस्तीफ़ा फॉर्मली दिया नहीं है, इसलिए वे अभी भी कमांडर इन चीफ ही हैं आर्म फोर्सेस के। तो और सरकार के भी प्रमुख वही होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो कहते हैं। तो वो पूरे मतलब कैबिनेट के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भी वही अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के खिलाफ एक चीज़ और है, किसी को कोई कार्रवाई करने की परमिशन नहीं है। आप कोई भी जुडिशियल कार्रवाई नहीं कर सकते, कानूनी कार्रवाई जो कहते हैं। और एक चीज़ और है, तो इनकी एक इम्यूनिटी है, जुडिशियल इम्यूनिटी। और 2015 में जो है सौरभ, पिछले सरकार ने 19वां अमेंडमेंट पास किया। अब ये 19वां अमेंडमेंट, ये उस वक्त प्रेसिडेंट सिरिसेना की सरकार थी, राजपक्सा की नहीं थी उस वक्त। और उस अमेंडमेंट की वजह से राष्ट्रपति केवल 2 बार राष्ट्रपति रह सकते हैं, बन सकते हैं। और उससे पहले कोई हद नहीं हुआ करती थी, कोई लिमिट नहीं हुआ करता था। लेकिन अब प्रेसिडेंट उनके पार्लियामेंट को 4.5 सालों के बाद, अगर उन्हें लगे कि ये पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा है, तो उसे डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट। अब आए पार्लियामेंट की बात पर। पार्लियामेंट में एक ही सभा होती है, यहाँ की तरह लोकसभा राज्यसभा नहीं होती है, सिर्फ एक सभा होती है। और इसमें कुल 225 यानी 225 मेंबर्स होते हैं, एमपीज़। इनमें से 196 एमपीज़ जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, और बाकी जो 29 एमपीज़ हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उनका एक सिस्टम। इस बेसिस पे वो पार्लियामेंट में आते हैं। तो और हर एक एमपी 5 सालों के लिए चुना जाता है, और देश के तमाम कानून सिर्फ पार्लियामेंट में बनाए जा सकते हैं। इसमें प्रेसिडेंट का कोई हाथ नहीं है। प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के, देखिए, प्रधानमंत्री के पावर ज़रूर हैं, वो एक तरह के डेप्यूटी हैं, वो उप प्रेसिडेंट कहला सकते हैं, उप राष्ट्रपति। और इसी वजह से सौरभ, आज या कल आपने सुना होगा कि स्पीकर ने अनाउंस किया कि जब प्रेसिडेंट, या अगर वो बीमार पड़ें, या अगर वो देश के बाहर चले गए, या अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाते हैं, यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या हुआ पिछले दिनों में। और वो रूलिंग पार्टी को पार्लियामेंट में लीड करते हैं। प्रधानमंत्री जो हैं श्रीलंका में, वो पार्लियामेंट के अंदर वो सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। और ये जो जितनी भी एग्जीक्यूटिव जिम्मेवारियां हैं प्रेसिडेंट के, वो शेयर करते हैं, वो उसमें भाग लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, खास करके डोमेस्टिक मुद्दों पर, यानी कि घरेलू मुद्दों पर। और फिर रही जुडिशरी, इंडिया की तरह वहाँ भी है सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊंचा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और बाकी अन्य कोर्टों के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो ये रही जो ये डिस्क्रिप्शन है उनके पॉलिटिकल सिस्टम का। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि कई लोगों को लगता है कि श्रीलंका ने चीन से बहुत ज़्यादा कर्जा लिया। राजपक्सा, दैट्स हाउ वी प्रोनाउंस इट? यस, राजपक्सा। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय अवर मास्टर की जो सिंघली भाषा है जो श्रीलंका में बोली जाती है, वो एक पुरानी भाषा है, पाली। आपने बौद्ध ग्रंथों के संदर्भ में पाली और प्राकृत का नाम सुना होगा, तो पाली के करीब है, और जिसे हम राजपक्षे बोलते हैं उसका सही उच्चारण है राजपक्सा। सो आई स्टैंड करेक्टेड, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो हमें ये पता है कि राजपक्सा सरकार ने जब लिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ी तब भी और उसके बाद भी चीन से बहुत सारा कर्ज लिया विकास की योजनाओं के नाम पर। हम्बनटोटा बंदरगाह का, पोर्ट का हमने बार बार जिक्र सुना है, जो अब चीन के पास ही लगभग चला गया है।
और इसको एक बड़ी वजह बताई जाती है श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की। पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स पर रोक लगाना, कोविड, टैक्स की कटौती वगैरह। तो ये जो इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भरभरा के गिर गया, इसकी क्या वजह है जो दर्शकों को और भी जाननी चाहिए? जी सौरभ, एक चीज़ तो ये है कि हमें सबसे पहले वी हैव टू रिमेंबर कि गोटाबाया राजपक्सा और महिंद्रा जो ज़्यादातर जो चीन के साथ जो डील्स हुई वो महिंद्रा राजपक्सा के ज़माने में हुई थी। महिंद्रा राजपक्सा रहे हैं प्रेसिडेंट, रहे हैं राष्ट्रपति 2005 से लेकर 2015 तक जी। तो और आप जैसा जानते हैं 2009 में युद्ध खत्म हुआ, जो 30 ईयर सिविल वॉर थी इनके देश में, वो 2009 में इट वाज एंडेड। तो 2005 आप समझ सकते हैं कि 2009 के बाद कितनी वहाँ डिस्ट्रक्शन हुई होगी। 30 साल जो युद्ध चला है वहाँ पे, आप मानेंगे नहीं, मैं उन दिनों वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट थी। मैं अक्सर कोलंबो में श्रीलंका में हुआ करती थी वॉर को कवर करने के लिए, और आर्मी हमें ले जाता था। हम लोग वेट करते थे कोलंबो में, कई दिनों वेट करना पड़ता था, और एकदम से एक फ़ोन आ जाता था, या तो तमिल टाइगर्स से जो टेररिस्ट से सेपरेटिस्ट थे कि आप आ जाइए इंटरव्यू लेने, या तो फिर एकदम से आर्मी कहता था या एयरफोर्स के चलिए आप एयरफील्ड चलिए, वहाँ से एक प्लेन जा रहा है, आप साथ चल सकते हैं। तो उन दिनों ये था कि काफ़ी बहुत डिस्ट्रक्शन देखी है मैंने। तो 2009 के बाद ये चीन के साथ डील्स शुरू हुई, और ये कैसे शुरू हुई? सबसे पहले तो सड़कें बनानी थी, क्योंकि एकदम सारी सड़कों के अगल बगल में लैंड माइन्स थे, या तो इतना डिस्ट्रक्शन था कि आप मतलब साउथ और नॉर्थ तो बिल्कुल, नॉर्थ तो एकदम जुड़ा हुआ नहीं था, कटा हुआ था, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के बीच युद्ध हो रहा था। तो इस वक्त तो उन दिनों प्रेसिडेंट राजपक्सा ने कई सारे टेंडर्स फ्लोट किए और कई देशों को इनवाइट किया वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और चीन उन दिनों ये सबसे ज़्यादा वो जो हाईवेज़ हैं और जो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं वो चीन ने संभाला। तो इस तरह से शुरू हुआ, और लेकिन पहले भी इनके संबंध हमेशा मजबूत थे, क्योंकि सौरभ आप जानते हैं कि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी जो है वो एक बहुत पुरानी पार्टी है वहाँ की, और महिंद्रा राजपक्सा भी उसी पार्टी के थे उन दिनों। नई पार्टी तो उन्होंने आगे जाके बनाई हैं। तो SLFP जो कहलाता है वो सोशलिस्ट पार्टी है, वो लेफ्ट विंग पार्टी है, तो वो पहले से ही 1954 से उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं चीन के साथ। और पूर्वीय प्रेसिडेंट जो थी चंद्रिका कुमारतुंगा, उन्होंने एक्चुअली शुरू किया ये इनके संबंध को और अच्छा मजबूत करना, तो 1996 से। फिर जैसा कि मैं कह रही थी कि चीन ने कुल $7 अरब इन्वेस्ट किए थे उस वक्त, 2014 तक $7 बिलियन हुए होंगे, और उन्होंने ज़ीरो ब्याज के जो लोन्स होते हैं ऐसे लोन्स दिए इनको, श्रीलंका को। और इस वजह से, अच्छा, और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ सौरभ, बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वजह ये है चीन और श्रीलंका के बीच जो इतने अच्छे संबंध हैं, इनमें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और इंडिया का भी हाथ है। यानी कि इंडिया, वी आर ऑल्सो एट फॉल्ट, ये मैं कहना चाहती हूँ। किस तरह से मैं बताऊंगी आपको कि यूएस ने, जैसे कि 2006 में जब युद्ध हो रहा था, तो श्रीलंका की सरकार ने एम्यूनिशन, आर्म्स और हथियारें मांगी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं आपके यहाँ, अत्याचार हो रहे हैं तमिलों के खिलाफ, क्योंकि युद्ध चल रहा है, तो हम आपको हथियार नहीं देंगे। इंडिया ने भी हथियार नहीं दिए, इंडिया ने सॉफ्ट इक्विपमेंट दिया, जैसे कि जैकेट्स हैं या रेडार हैं, इस तरीके का इक्विपमेंट दिया तो था, लेकिन जो इनकी ज़रूरतें थी, जो एरोप्लेन्स चाहिए थी इनको, फाइटर जेट्स चाहिए थी और बंदूकें चाहिए थी, और वो इंडिया ने भी इनकार कर दिया था। पद्मा, मैं आपको सॉरी बीच में रोक रहा हूँ जी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि इंडिया के इनकार की वजह क्या थी? जो राजीव गांधी के दौर में हमने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, और जिस तरीके की इफ़ आई यूज़ अ हिंदी स्लैंग, छीछा लेदर हमारी हुई थी श्रीलंका में, वो एक वजह थी। तमिल सेपरेटिस्ट की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस तमिलनाडु में भी है, और यूपीए सरकार का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट था डीएमके पार्टी, करुणानिधि की पार्टी, जिनको सिंपैथाइजर माना जाता था तमिल कॉज का, क्योंकि उस पार्टी का पूरा बेस वही था। ये एक वजह थी, या
इंडिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ऐसे किसी भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता था? व्हाट वर द रीजंस? सौरभ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इट वाज बेसिकली कि हमारी जो एक्चुअली राजीव गांधी के ज़माने कुछ में हालात कुछ अलग थे, लेकिन यूपीए सरकार से में जब यूपीए सरकार जब युद्ध, मैं जिन सालों का जिक्र कर रही हूँ 2005, 2009, 2010, उन दिनों कोलिशन प्रेशर्स बहुत थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ कि सेपरेटिस्ट्स भी तमिलनाडु में हुआ करते थे। सेपरेटिस्ट्स तो नहीं थे, लेकिन जो पार्टियां हैं वहाँ की, जैसा कि आप कह रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब वो कम से कम बाहर ऐसे दिखाना चाहते थे कि हम अपने तमिल भाइयों और बहनों को, श्रीलंका के तमिल भाइयों और बहनों को हम सपोर्ट देना चाहते हैं, और एलटीटी को हम सपोर्ट देंगे क्योंकि एलटीटी ही है, एलटीटी फ्रीडम फाइटर्स हैं, और ये टेररिस्ट्स नहीं कहलाते थे उन दिनों। और इसी वजह से इंडिया ने भी राजीव गांधी के ज़माने से लेते हुए अब यूपीए सरकार तक, या पहले 1987 तक कम से कम, इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया एलटीटी को। इंडिया ने कभी एलटीटी को टेररिस्ट, आतंकवादी नहीं माना। इंडिया के मुताबिक ये फ्रीडम, स्वतंत्र, हमारे यहाँ की जो खुफिया एजेंसियां थी, उन्होंने एलटीटी के लड़ाकों को शुरुआती दौर में ट्रेन भी किया और वेपन्स भी मुहैया करवाए। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग दी, इनको वेपन्स दिए। और अब यहाँ तक कि मैं उन दिनों प्रभाकरण, मैं जूनियर रिपोर्टर थी उन दिनों किसी जर्मन टेलीविज़न स्टेशन में, और उन दिनों प्रभाकरण जो एलटीटी के चीफ थे, उनको इंडियन सरकार निमंत्रण देती थी यहाँ आके अशोक होटल में। उनका बहुत बड़ा स्वीट था और वहाँ पे वो रहते थे, महीनों भर रहते थे, जब तक उनके जो टीम्स हैं वो उनकी ट्रेनिंग यहीं पे कराते थे इंडिया में। तो काफ़ी इंडिया ने सपोर्ट किया है एलटीटी को, और ये श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये गलत था। उनको लगा कि ये इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक मामलों में, डोमेस्टिक इशूज़ में। तो वो तो राजीव गांधी के ज़माने में था। फिर हमने आईपी के फौज भेजी और फौज को वहाँ बहुत बुरी तरह एलटीटी ने हरा दिया, तो हम वापस आ गए। फिर अब आए 2005 to 15 चीन के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम्बनतोटा पोर्ट, जैसे आप कह रहे हैं, हम्बनतोटा पोर्ट, एक तो हम्बनतोटा तो ये राजपक्सा की अपनी घरेलू कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ पे नेचुरली ये वोट की वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे बनाएंगे बिग टिकट प्रोजेक्ट। और ये बिग टिकट प्रोजेक्ट में ये हुआ कि पहले इन्होंने $7 अरब इन्होंने लोन्स दिए और अच्छा सा पोर्ट बनाया। मैंने देखा उस वक्त चामाल राजपक्सा जो शिपिंग मिनिस्टर थे, जब पोर्ट बन रहा था। एक बात तो मैं बताना चाहती हूँ सौरभ जी, जो राजपक्सा फैमिली है वो बहुत मीडिया फ्रेंडली थी। ओके। तो मुझे बहुत सारे मौके दिए गए जो मुझे उस वक्त इनकी तुलना करना ठीक पता नहीं था कि कितना इम्पोर्टेंट है कि ये बंदरगाह में मुझे छोड़ा गया एज द फर्स्ट जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, वाइल द पोर्ट वाज स्टिल बीइंग बिल्ट। वो बना रहे थे, उन्होंने कहा आप जाके देखिए, और फ्री हैंड आप जाके देखिए, क्योंकि मैं इसी में इंटरेस्टेड थी कि कितने चीन के कितने लोग हैं यहाँ पे, क्या आप लोकल एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, क्या चाइनीज़ दिखते हैं यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को रिसर्च करने के लिए उन्होंने मुझे अंदर छोड़ा। और ये बहुत ही बड़ा पोर्ट है और वहाँ पे बहुत चाइनीज़ फैमिलीज़ रह रही थी और काफ़ी चाइनीज़ प्रेजेंस वहाँ मतलब बना हुआ था। तो इस वजह से हम्बनतोटा पोर्ट फिर बाद में बहुत 10 साल बाद 2015 में जब समय आया इनके कर्जे चुकाने के लिए, तब जो नई सरकार आई थी वो चुका नहीं पाई, क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री, जैसा कि मैंने कहा, ये ज़ीरो ब्याज के डेट्स थे। लेकिन फिर बाद में जब समय आया इसको वापस वो पे करने के लिए, तो ये नहीं कर पाए। उस वक्त तब से शुरू हुई इसमें वो जो आप कह रहे हैं ना, जो एक काइंड ऑफ डिपेंडेंसी तब से शुरू हुई, क्योंकि सरकार ने फिर श्रीलंका सरकार को फैसला करना पड़ा, ठीक है हम आपको देंगे डेट फॉर इक्विटी, यानी कि आप इतना कर्जा आप कैंसिल कर दीजिए, उसकी जगह हम आपको शेयर्स देंगे पोर्ट में, हिस्से, पार्टनरशिप। और इसके अलावा इन्होंने एक 99 साल का लीज भी दिया उस पोर्ट पे, यानी कि 99 साल तक चीन का ही शासन बना हुआ है, वहाँ पे हक है उनका। और उसके साथ साथ 15,000 एकड़ फार्म लैंड, एग्रीकल्चरल ज़मीन भी दिया गया है, जो कि श्रीलंका कंटेक्स्ट में बहुत बड़ी है। और इस वजह से पिछली सरकार जो है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये
2005 से 2015 राजपक्सा, मिस्टर महिंदा राजपक्सा रहे तो थे प्रेसिडेंट, लेकिन और इन्वेस्टमेंट्स उस वक्त शुरू हुए और कई सारे इन्वेस्टमेंट्स अच्छे थे, भले थे, यानी कि जो कनेक्टिविटी, जो हाईवेज इन्होंने बनाए नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने के लिए, और नॉर्थ और ईस्ट प्रोविंसेस में वहाँ बहुत ही डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो वो डिस्ट्रक्शन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, वहाँ पे जॉब्स दिलाने के लिए वो बहुत काम किया इन्होंने, महिंदा राजपक्सा ने। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो 2015 से जो होने लगा, उसमें काफ़ी हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि राजपक्सा, मतलब एक एक्यूजेशन है कि आरोप है कि इन्होंने चाइनीज़ कंपनीज से अपनी पार्टी के लिए भी, अपनी पार्टी की सिफारिश के लिए और वोट्स और वो इलेक्शंस के पहले इन्होंने सपोर्ट भी लिया, फाइनेंशियल सपोर्ट। किकबैक्स? जी, किकबैक्स नहीं कहूंगी, लेकिन डोनेशन? जी, डोनेशंस लिए हैं और ये प्रूव भी हो चुका है, साबित हो चुका है। और इस वजह से ये मिस्टर महिंदा राजपक्सा 2015 के इलेक्शंस हार गए। और उसके बाद जो हुआ, फिर जैसा कि मैंने कहा, फिर वो डेट फॉर इक्विटी और ये वो हुआ, और हम्बनतोटा पूरा ही चाइना हम्बनतोटा में पूरा ही बस गया। और इसके अलावा इस बीच फिर और प्रोजेक्ट्स शुरू करने लगे ये चाइना के साथ, जो कि वेस्टेड एक्सपेंडिचर था। जैसा कि इतना बड़ा पोर्ट सिटी बनाया कोलंबो में, अगर आप देखोगे तो आप मानोगे नहीं, वो सारा वो जो ज़मीन रिक्लेम किया इन्होंने समुंदर से, बहुत ही बड़ा, बहुत मतलब शानदार एक पोर्ट सिटी बनाया, जहाँ पे कॉन्डोमिनियम्स हैं, फ्लैट्स हैं, होटल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई है नहीं उनको रेंट करने वाला, क्योंकि बहुत महंगे हैं वो जो भी वहाँ फ्लैट्स बनाए इन्होंने। और एक लोटस टीवी टावर बनाया इन्होंने। लोटस एक्चुअली ये सिंबल है, पार्टी सिंबल महिंदा राजपक्सा की नई पार्टी का, तो नेलुम बोलते हैं इसको, नेलुम। और ये एक इतना बड़ा लोटस टावर बनाया, उसके ऊपर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट फलाना, और ये एकदम आप कोलंबो स्काईलाइन देखेंगे तो उन दिनों काफी कहते थे, But they're thinking of creating a new Hong Kong जी, or सिंगापुर, हाँ बिल्कुल, द न्यू हांगकांग, द न्यू सिंगापुर, दैट वाज द इंटेंशन। लेकिन ये सारे, आज अगर आप कोलंबो जाएंगे तो आप देखेंगे कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो खाली पड़े हैं, एंड दे आर नॉट गिविंग द वो जो रिटर्न्स जो चाह रहा था, जिसकी उम्मीद में चीन ने ये इन्वेस्टमेंट्स किए, वो नहीं आ रहे हैं। और चीन ने आज तक इस आर्थिक स्थिति में डायरेक्ट मदद नहीं की है श्रीलंका की। इंडिया कर रहा है, लेकिन चीन ने नहीं किया है। बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम रियली इंटरेस्टेड कि जब आपने हम्बनटोटा एयरपोर्ट, बंदरगाह देखा, पोर्ट देखा, तो वहाँ पे क्या दिखा आपको? इफ़ यू कैन शेयर दैट एक्सपीरियंस विद अस। देखिए, जब मैं गई थी तो इट वाज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन मोर और लेस। 2 बार गई हूँ मैं एक्चुअली, मैं अभी फ़िलहाल 5 साल पहले भी गई थी। वहाँ पे इट इज़ वेरी एम्प्टी। आई मीन यू कैन 2000 जब 4 साल पहले, 5 साल पहले जब मैं गई थी तो थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट था, शिप्स आ रही थी, और लेकिन सबसे पहली बार जब मैंने देखा तब तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो देयर वाज नॉट मच टू सी। लेकिन वर देयर क्लियर चाइनीज इंप्रेशंस? वेरी लॉट ऑफ चाइनीज़ इंजीनियर्स, फैमिलीज सब वहीं पे रहते हैं। आप एक्चुअली पूरे श्रीलंका में चाइनीज़ प्रेजेंस बहुत बढ़ गया है। चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स, चाइनीज़ जो पहले इतने दिखते नहीं थे, टूरिस्ट तो दिखते थे, लेकिन इतनी जो प्रेजेंस नहीं, आप इतने चाइनीज़ को नहीं देखते थे जो वहाँ रहते हैं और जहाँ श्रीलंका में काम करते हैं, जितना कि अब है। अब शायद फिर दोबारा चले गए होंगे शायद, क्योंकि उनकी प्रोजेक्ट्स, जैसा कि मैंने कहा, चल नहीं रही हैं। इज देयर एनी एंटी चाइना सेंटिमेंट इन श्रीलंका? You know, it's a very good question, सौरभ। ये बढ़ रहा है एंटी चाइना सेंटिमेंट, थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि चाइनीज़ लोग, जैसा कि आप शायद जानते हैं, चाइनीज़ इज़ अ कम्युनिटी, वो अपने आप के साथ ही रहते हैं ज़्यादातर, वो ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं किसी और कम्युनिटी के साथ। और श्रीलंकन्स आर वेरी ओपन, वेरी फ्रेंडली पीपल, तो उनको थोड़ा ये डोमिनेशन जो शुरू हो गया है, वो फील करने लगे हैं कि हर चीज़ में चीन का हाथ है और हर एक चीज़ में चीन का इन्वेस्टमेंट है, और तो लोगों को ये महसूस होने लगा है और थोड़ी सी रिजेंटमेंट्स शुरू हुई थी। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, जो फिलहाल अभी जो प्रधानमंत्री हैं रनिल विक्रमसिंघे जी, इनका खुद का कहना है, इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है हम्बनटोटा पोर्ट को, लेकिन इनका खुद का कहना था 2-3 साल पहले कि एक्चुअली देखिए जी, मेरे साथ जब इंटरव्यू में बातों में कह रहे थे कि हम्बनटोटा पोर्ट, इट इज़ शोइंग फ्यू रिटर्न्स, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे ट्रैफिक
बढ़ गया है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक एयरपोर्ट भी बनाया, मट्टला एयरपोर्ट। मट्टला एयरपोर्ट हैज़ बीन लाइंग एम्प्टी। और जब राजपक्सा के बाद जो सरकार आई, सिरिसेना, प्रेसिडेंट सिरिसेना की सरकार जो आई, उन्होंने वहाँ पे राइस, वो पैडी स्टोर करने लगे, चावल स्टोर करने लगे, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली इट वाज एन एम्प्टी एयरपोर्ट। तो उन्होंने शेयर पॉलिटिकल वेंडिटा नहीं, वो उनका कहना था कि देखिए वो व्हाई वेस्ट दैट स्पेस, यू नो, देयर इज स्पेस देयर, तो वहाँ पे स्टोर करते हैं और कहीं नहीं स्टोर। और बारिश काफ़ी होती है वहाँ पे श्रीलंका में, तो स्टोर करना ही है, तो वो खाली पड़ा है तो वहाँ स्टोर कर देते हैं। तो इस चीज़ के बारे में तो काफ़ी मतलब स्पूफ्स और सैटायर भी हुए हैं श्रीलंकन टेलीविजन में और अन्य जगह। तो ये है हाउ टू स्टोर grain at the airport. Interesting. So we were talking about Chinese interference. Apart from that, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो टैक्स को लेके जो चीज़ें हुई और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन, और आई हैव बीन टू श्रीलंका वंस बट एज अ टूरिस्ट, तो मुझे तो वो बहुत ही प्रॉमिसिंग कंट्री लगा था कि आप सर्फिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर एंड वेरी वार्म पीपल आई मस्ट से, तो वाटर स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कमाल की जगह थी। तो थोड़ा सा अगर हम लोगों को आप ये बता सकें कि श्रीलंका की इकोनॉमी रन किन चीज़ों पर कर रही थी कन्वेंशनली, और ये जो दो चीज़ें हुई, टैक्स पे तब्दीली और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन, उसने कैसे इम्पैक्ट किया? क्योंकि चाइना तो एक फैक्टर हो गया, उसके अलावा उसके, और चाइना का वैसे भी सौरभ, जो इनका ओवरऑल एक्सटर्नल डेट जो है श्रीलंका का, वो $51 बिलियन, 51 अरब डॉलर है। उसमें से सिर्फ 10%, 10% चीन की ओर है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग ओवरऑल डेट। लेकिन प्रेजेंस, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस, जैसा मैं कह रही थी, इन प्रोजेक्ट्स की वजह से चीन ने एस्टैब्लिश कर लिया। और श्रीलंका एक पार्टनर देश भी बन चुका है BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तो चीन का काफ़ी मतलब कंट्रोल है श्रीलंका में। चलिए चीन की बात छोड़ते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि ओवरऑल डेट कैसे हुआ। ये नेचुरली 2 दिन में नहीं और 20 सालों में भी नहीं हुआ। 75 साल से श्रीलंका को हुए हैं, श्रीलंका को आज़ादी पाकर, लेकिन 20 साल ही रहे हैं, कुल 20 साल रहे हैं राजपक्सा, दोनों भाई महिंदा राजपक्सा और गोटाबाया को मिला के 20 साल हुए। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि $51 बिलियन का जो एक्सटर्नल डेट है वो सारा डेट 20 साल में हुआ, ये तो नहीं। 2015, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ 2015 में इनकी परेशानियाँ शुरू हुई, जब राजपक्सा ने इलेक्शन हार लिया था। और उस वक्त भी रनिल विक्रमसिंघे जो आज PM हैं और जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उस वक्त भी वही थे प्रधानमंत्री। और उन्होंने वार्न किया था सरकार को, अपनी सरकार को, गठबंधन सरकार थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी और बहुत मजबूत सरकार नहीं थी। प्रेसिडेंट उन दिनों थे मैत्रीपाला सिरिसेना। और रनिल विक्रमसिंघे ने उसी वक्त पहचाना कि गड़बड़ होने वाली, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती जा रही है। तो इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, एक इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रोग्राम बनाया, लेकिन कोalition मेंबर्स ने नहीं माना और उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर इलेक्शंस आने लगे तो फिर जैसा कि इंडिया में भी करते हैं, ये फ्रीबीज देने लगे सबको, मतलब मुफ्त में वोटर्स को वोट पाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने लगे। फिर जो FDI आ रहा था उन दिनों, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर से, इन्होंने एक ही सेक्टर पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया, वो है टूरिज़्म सेक्टर। अब टूरिज़्म तो बहुत ज़रूरी है श्रीलंका के लिए, ये बात तो सही है, लेकिन कंसंट्रेट इन्होंने उसी पे किया। तो ये गलत बात थी, क्योंकि सौरभ आप जानते हैं श्रीलंका डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। श्रीलंका इंडस्ट्रियल बेस नहीं है श्रीलंका में, जैसा कि इंडिया में है, चाइना में है। और मुझे अक्सर लगता है, खासकर कि इन पिछले दिनों में जब से इनका क्राइसिस शुरू हुआ, तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि माय गॉड, जब हम बचपन में 60s and 70s में इंडिया में जब हम टीनेजर्स थे, तो हम अक्सर मतलब वी यूज्ड टू ग्रम्बल कि भाई हमें लीवाइज जीन्स नहीं मिलती हैं, कोई फॉरेन गुड्स यहाँ पे बेचते नहीं हैं, यहाँ पे सारे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों से हमें मेक डू करना पड़ता है। अच्छी जीन्स नहीं मिलती हैं, अच्छा मेकअप नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि मैं इतनी मतलब रिलीव्ड हूँ कि इंडिया हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बेस। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं होता, क्योंकि और इसी वजह से मैं नहीं मानती हूँ कि इंडिया को कभी भी इस टाइप के की सिचुएशन देखना पड़ेगा या महसूस करना पड़ेगा। बिकॉज इफ़ यू हैव अ क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया,
इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बेसिस पे, या अगर हमारा एक्सटर्नल डेट इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि हम कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करते हैं तो कर पाते हैं, तो फिर भी हमारी जो इंडस्ट्रियल बेस है, वी मैन्युफैक्चर इनफ एंड वी ऑल्सो ग्रो इनफ। तो वो बात श्रीलंका में नहीं है। श्रीलंका में हर एक चीज़ को इंपोर्ट करते हैं वो, और इन्होंने कभी अपना इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाया नहीं और बनाया नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था। अब मैं आपके सवाल पर, सॉरी मैं थोड़ा डाइग्रेस हो गई। That's totally fine। हम लोगों को जब भी आप डाइवर्ट हो रही हैं तो कोई नया एंगल ही मिल रहा है, सो प्लीज गो अहेड। तो ये जो आप कह रहे थे फर्टिलाइजर और इसके बारे में, ये दोनों जो बातें हुई, ये इनके गोटाबाया राजपक्सा भी 2019 के बाद हुई हैं। 2019 में जब गोटाबाया राजपक्सा आए थे, एक तो पुरानी सरकार को लोगों ने हटा दिया, प्रेसिडेंट सिरिसेना की सरकार को, और वो इस वजह से थी कि काफ़ी इनफाइटिंग थी उसमें कोalition गवर्नमेंट में। और फिर ये 99 साल की लीज और ये चाइनीज़ सेल आउट जो कह रहे थे उन दिनों, वो भी उसी वक्त हुआ। तो लोग बहुत निराश हो गए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी घटना जो घटी है, दुर्घटना कह सकते हैं, वो थे 2000 ये जो ईस्टर अटैक्स जो हुए थे, आपके टेररिस्ट अटैक्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इस्लामिस्ट टेररिज्म श्रीलंका में लोगों ने महसूस किया। उसमें करीबन 270 लोग मारे गए, फॉरेनर्स भी बहुत थे, और वो पीक टूरिस्ट सीज़न में हुआ, जिस दिन होटल सारे एकदम फुल थे। तो उस दिन ये लोग टेररिस्ट आतंकवादियों से मारे गए। इस वजह से ये टर्निंग पॉइंट कहला सकता है। इस वजह से इलेक्शंस हार गए प्रेसिडेंट सिरिसेना और वो पूरा जो गठबंधन सरकार था। और इस वजह से, और इसी वजह से, क्योंकि महिंदा राजपक्सा को श्रीलंका में लोग ऑलमोस्ट एक डेमीगॉड, हाँ, डेमीगॉड की तरह मानते हैं, बिकॉज ही ब्रॉट द वॉर टू एन एंड, जो कि कोई सरकार नहीं कर पाई। 2005 से 2009 में उन्होंने वॉर को डिसाइसिवली खत्म किया। और ये कैसे किया वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन वो इस वजह से, that was going to be my next question in fact, but please complete this argument. So I'll just finish this. Okay, so the war, how did the war end? War ended because तब तक सौरभ क्या हुआ करता था कि श्रीलंका हैड अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। वेस्टर्न कंट्रीज बहुत इंटरफियर करती थी। आपको याद रहेगा कि एक नॉर्वेजियंस ने अपने आप को मीडिएशन के लिए वहाँ सेटअप किया। जी, तो वो कई सालों से, मैं उनसे भी बहुत बार मिल चुकी हूँ, उनसे भी इंटरव्यू ले चुकी हूँ, और उनके मॉनिटर्स भी उन्होंने भेजे वॉर जोन्स में। दे आर गुड एट इट, दैट्स व्हाट दे थिंक। इसीलिए वो जो कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था बिटवीन फिलिस्तीन एंड इजराइल, जी, उसमें भी नॉर्वे हैड प्लेड अ ग्रेट रोल। जी, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल इन श्रीलंका, क्योंकि ये था कि एक्चुअली वेस्टर्न देशों में ये है कि श्रीलंका इज सम वेरी रिमोट कंट्री। वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे एक्चुअल मुद्दे क्या हैं, वो ना कोई दिलचस्पी लेता है, ना वो जानने की कोशिश करता है, और ना कोई डायरेक्ट ग्लोबल इम्पैक्ट है, आई गेस। ना कोई डायरेक्ट, एब्सोल्युटली ना कोई डायरेक्ट ग्लोबल इम्पैक्ट है। तो वो उनको फ्रीडम फाइटर्स मानते थे। जहाँ श्रीलंका में LTT इज द इन्वेंटर ऑफ द सुइसाइड बॉम्ब, जो आप जो फिदायीन अटैक जो कहते हैं, जैकेट्स, जी बिल्कुल, वो जो जैकेट्स पहन के जो अपने आप को ब्लो अप करते हैं लोग, फिदायीन अटैक, किल्ड राजीव गांधी। जी, और जितने भी तमाम इस्लामिक टेररिस्ट हैं अफगानिस्तान में, ये जो फिदायीन अटैक है, ये इन्होंने इनसे सीखा। इन्होंने फिदायीन अटैक फर्स्ट हैपेंड इन LTT। तो ये LTT वाज अ नोन टेररिस्ट ग्रुप, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इनके बहुत तमिल जो यहाँ से अपने देश को छोड़ के, खासतौर पर यूके में और यूरोप के बाकी हिस्सों में, एग्जैक्टली कनाडा में, यूके में, ये फिर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बन गए बहुत जल्दी। और जब इन्फ्लुएंशियल बने तो वो कई देशों में वो पार्टी फंडिंग भी देते थे, और अपने उसको बढ़ाने के लिए, अपने सेपरेटिस्ट एजेंडा को बढ़ाने के लिए, और पैसे भी इसी तरह वो कमा के। मुझे ये सारी चीज़ें इसलिए मालूम है सौरभ, क्योंकि मैं मिल चुकी हूँ चीफ गन रनर, जो एक तमिल हैं, जो कि मलेशिया में रहते थे, और उनका नाम उन दिनों KP हुआ करता था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज के पद्मनाभन। गन रनर थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे इनके बारे में? इनका नाम है के पद्मनाथन, और उन दिनों KP कहते थे इनको, और किसी को पता नहीं था कि एक ही फोटो हुआ करता था उनका, विथ वेयरिंग Ray-Ban, वो वेफेरर सनग्लासेस पहन के। And he was directly involved in the conspiracy of assassination of Rajiv Gandhi as well, if my information is correct. He was involved in the delivery of
arms, ammunition, guns, weapons from all over the world to the north of Sri Lanka. और सौरभ, मैं आप आई थिंक यू विल अग्री विथ मी कि ये तो हो ही नहीं सकता है विदाउट द नॉलेज एंड विदाउट द हेल्प ऑफ सम मेजर वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि आर्म्स स्मगलिंग और आर्म्स शिपिंग इतनी कोई आसान चीज नहीं है। जब वो कई इंटरनेशनल बॉर्डर्स से होकर आ रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। So you met him? So I met him many times. कहाँ पर मुलाकात हुई आपकी, if you can share? वो he now lives in Kilinochchi. Kilinochchi is the former. He now lives in Kilinochchi. He's He been was living part in of that Kilinochchi. Elam movement. तो क्या उनको pardon मिल गया? मतलब how did he manage? Pardon, एक तरह का pardon मिल गया. He was arrested actually at the end of this, in the 2009 when the war had ended. At that time they arrested him in Malaysia. और फिर उनको श्रीलंका लाया गया। और उनका कहना है अपनी इंटरव्यू में, मैंने काफ़ी 2-3 इंटरव्यूज़ लिए उनके साथ, और उनका अब वो क्या करते हैं, वो किलिनोची में है, ही इज़ अंडर अ काइंड ऑफ हाउस अरेस्ट। उनकी वो 3 ऑर्फनेजेस, अनाथ आश्रम चलाते हैं वहाँ पे किलिनोची में, और ये 3 ऑर्फनेजेस हैं उनके, 3 अनाथ आश्रम हैं। और उनका कहना है कि जब वो आए वापस तो गोटाबाया राजपक्सा, जो अभी जो प्रेसिडेंट अब भागे हुए प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने उनको घर बुलाया। उनका कहना है कि गोटाबाया इनवाइटेड मी टू हिज हाउस, और मैंने वहाँ बुद्ध भगवान का वो देखा, एक स्टैचू देखी, और फिर मुझ में इतनी शांति फैल गई। पहले तो मैं डर रहा था कि कहीं ये मार ना डालें, और जैसे मैं घर के अंदर आया तो एकदम मुझे शांत लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जान गया कि मुझे मारने वाले नहीं हैं, मारे तो नहीं हैं, लेकिन वो हाउस अरेस्ट में तब से रह रहे हैं। और तो दूसरी बार जब मैं मिली उनसे 2-3 साल पहले, तो अब थोड़ा वो मतलब ही इज़ गेटिंग लिटिल इम्पेशेंट। वो कह रहे हैं कि देखिए जी, अब तो मैं 5-6 साल मैं गुजार चुका हूँ यहाँ पे, अब मेरी भी बेटी है और मेरी भी फैमिली है बैंकॉक में, तो मुझे जाने देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि श्रीलंकन सरकार, कोई भी सरकार आए, जो जिन तमाम LTTE जो टेररिस्ट ग्रुप आज तक वहाँ टेररिस्ट ग्रुप कहलाती है, उनको वो जाने नहीं देंगे। तो ये तो आपकी किलिनोची में मुलाकात हुई, और पहले जब वो हथियारों की सप्लाई कर रहे थे, as you said, he was the chief gun runner for LTTE. जी। तब उनके क्या तेवर हुआ करते थे, और इस तरह की मीटिंग्स कैसे होती थी? आई एम रियली क्यूरियस कि ये जो बड़े सेपरेटिस्ट लीडर हैं या आतंकवादी हैं, व्हाटएवर योर पॉलिटिक्स इज जी, तो कैसे, मतलब कोई कॉल आता था, आप किसी को मैसेजेस देती थी? क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी है, आइलैंड ऑफ ब्लड जी, अनीता प्रताप की लिखी हुई है, तो उसमें भी उन्होंने बहुत डिटेल में इन सब चीजों के बारे में लिखा है। आई वांट टू नो योर एक्सपीरियंस। So, just to again divert, Anita Pratap and I were, I think, only 2 of a total of 3 Indian journalists, या 4 Indian journalists. हमारे साथ निरुपमा सुब्रमण्यम भी थी, जो आज इंडियन एक्सप्रेस में हैं। तो she was with the Hindu, or she was at that time with the Hindu. Okay. And we are among the few people who have met the chief terrorist Velupillai Prabhakaran. तो अब सो दिस हाउ दे यूज्ड टू कम्युनिकेट, सैटेलाइट फोन एक हुआ करता था, वो जो मोटा सा जो दुबई में जो खरीदते हैं लोग, तो वो हुआ करता था। एंड अगेन इनकी जो यू नो दे यूज्ड टू हैव दीज मैसेंजर्स, जो यहाँ से चेन्नई, या चेन्नई में कोई बैठा होता था तो चेन्नई से वो बाय बोट किसी के साथ कुछ रिले करते थे, क्योंकि चेन्नई वहाँ तमिलनाडु कोस्ट और जाफना कोस्ट में 2-3 घंटों में आप पहुंच सकते हैं, बहुत नज़दीक है। तो देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ दिस, बट मैं आज तक यही कहूँगी कि दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ उन देशों की मदद के बगैर जहाँ पे ये लोग रह रहे थे, उसके बगैर ये नहीं हुआ होगा। पद्मा, आई एम सॉरी बट आई नीड मोर डिटेल्स, आई एम बीइंग ग्रीडी हियर। पद्मा चेन्नई के दफ्तर में बैठी हैं, मान लीजिए, या दिल्ली से ऑपरेट कर रही हैं, या कोलंबो के किसी होटल में रुकी हैं। अब प्रभाकरन उनको कैसे कम्युनिकेट करेगा कि यस आई एम रेडी टू मीट, या पद्मा किसको बोलेंगी कि आई वांट टू इंटरव्यू प्रभाकरन, आई वांट टू नो दोस डिटेल्स? सी, दिस वाज अ मिस्ट्री इवन टू अस हाउ दे कॉन्टैक्टेड अस, हमें खुद नहीं मालूम था। हम एक दिन, मैं दिल्ली में बैठी थी मेरी ऑफिस में, मैं स्पीगल के लिए काम करती थी उन दिनों। Der Spiegel बहुत बड़ी मैगजीन, हाँ, इट्स अ वेरी बिग मैगजीन ऑफ यूरोप। मैं ब्यूरो चीफ थी उसकी, मैं घर में बैठी थी, एक दिन फ़ोन बजा, उस पर मैंने देखा 0094 जो कोड है श्रीलंका का, और फिर 22 आया, 22 इज़ द कोड फॉर नॉर्दर्न श्रीलंका। उन दिनों कभी फ़ोन ही नहीं आते थे, बिकॉज दिस वॉज इन late 90s, late 90s, okay, late 90s.
And at that time, the Tigers had complete control over North and East. टाइगर शब्द इस्तेमाल होता है एलटीटीई के लिए। LTT के लिए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, तो तमिल टाइगर्स कहते हैं या टाइगर्स कहते हैं उनको। तो उन दिनों फ़ोन बजा तो मैंने उठाया, तो किसी ने बोला कि बी इन कोलंबो सून, ऐसा कुछ बोल के रख दिया फ़ोन। दैट्स इट। तो नेचुरली हम जर्नलिस्ट हैं, तो हमें पता था, मुझे और जर्नलिस्ट से मेरे सुनने में आया कि उनके पास भी यही फ़ोन आया था और सबने यही कंक्लूजन पाया कि अच्छा 22 और 94 तो ये श्रीलंका हो सकता है, नॉर्थ श्रीलंका। तो हम पहुंच गए कोलंबो, क्योंकि उस वक्त उन दिनों सीज फायर चल रहा था। सीज फायर वॉज इन आई थिंक 2002। सीज फायर वॉज ऑन एंड दे वांटेड टू, प्रभाकरन वांटेड टू मीट मीडिया। वो मीडिया कॉन्फ्रेंस देना चाह रहे थे, अपनी इमेज थोड़ा वो पॉलिश करना चाह रहे थे। तो दे इनवाइट, गिने चुने जर्नलिस्ट को, उन्होंने पता नहीं कहाँ से उनको हमारे नंबर मिले, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ सौरभ, द फोन लाइन्स वर ऑलवेज ओपन। यहाँ तक श्रीलंकन गवर्नमेंट, बिकॉज वो दिखाना चाह रही थी सरकार के हमारी कंट्रोल अभी बसी हुई है नॉर्थ और ईस्ट पे, तो गवर्नमेंट का प्रेजेंस मौजूद है। बिल्कुल। तो 2-3 उसमें राशन शॉप्स वर ओपन, स्कूल्स वर ओपन। LTT हेल्ड एरियाज में बच्चे स्कूल एग्जाम्स, स्टेट स्कूल एग्जाम्स देते थे, जहाँ जैसे ये CBSE बोर्ड है, और बोर्ड एग्जाम्स कोलंबो के ऑफिशियल्स जाते थे युद्ध के ज़माने में भी, साउथ से वहाँ जाते थे और LTT उनको आने देता था। जाके बच्चों के एग्जाम्स कंडक्ट करके वापस आ जाते थे। लेकिन ये वही बच्चे हैं जिनको LTT फिर अपने उसमें रैंक्स में रिक्रूट करके सुइसाइड बॉम्बर्स बनाता था, ये भी है। और ये वही बच्चे हैं जिनको वो वॉर फील्ड में सबसे आगे भेजता था मरने के लिए। तो ये बातें भी बताना जरूरी है कि दिस वाज नॉट अ फ्रीडम फाइट, दिस वाज अ टेररिस्ट ग्रुप। तो जी मैं आपका सवाल भूल गई। बी इन कोलंबो, that's the call you received, now you are in Colombo. So then we are in Colombo। फिर हम होटल में बैठ गए, फिर वेट करने लगे। फिर हमने सोचा, फिर वो नंबर डायल किया, नंबर मिला नहीं, और किसी के पास भी फ़ोन नहीं आया था। हम एक दूसरे से रोज़ पूछते थे कि किसी के पास फ़ोन आया। फिर आर्मी ने हमें कहा कि देखिए आप वेट कीजिए, क्योंकि लैंड माइन्स क्लियर करने का काम चल रहा है। और ये लैंड माइन्स बाय आर्मी और बाय बोथ, क्योंकि सीज फायर हो चुका था। तो सीज फायर में इन्होंने एग्रीमेंट किया कि ववूनिया जो एक शहर है जो बीच में है, जो सीज फायर लाइन के पास था, तो ववूनिया तक वो करेंगे क्लियर, और ववूनिया इस साइड हम करेंगे। कोलंबो से ववूनिया तक सेना करेगी जी, और उधर वो करेंगे जी। तो ये काम चल रहा था। तो दे सेड कि थोड़ा बहुत तो हमें मतलब सेफ्टी कंडीशंस क्रिएट करनी है आपको जाने देने से पहले। तो उसमें 1 हफ्ता लग गया। फिर 1 हफ्ते बाद फिर फ़ोन आया कि आप कल पहुंच जाइए किलिनोची। तो हम निकले कोलंबो से, सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में निकले और वहाँ पहुँचे। लेकिन ववूनिया तक सब ठीक था। ववूनिया के बाद इट वॉज एन एडवेंचर। आपको मेरी किताब पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो हम 3 घंटे यहीं बैठे रहेंगे इसके बारे में बताने के लिए। बट इट वॉज एन एडवेंचर। फिर हम मिले प्रभाकरन से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एक छोटा सा, और इतनी सिक्योरिटी थी आप मानेंगे नहीं। आप एनेक्डोट्स की बात कर रहे थे, इतनी सिक्योरिटी थी उनसे मिलने के लिए कि सिक्योरिटी चेक्स शुरू हुए। हम करीबन 100 लोग थे शायद, ज़्यादातर जेंट्स थे और 3 या 4 लेडी जर्नलिस्ट थी। और इन्होंने सिक्योरिटी चेक शुरू किया 5 बजे सुबह, और ख़त्म हुई 12:30 बजे या 1 बजे। और यहाँ तक कि हमारे मुंह को खोल के चेक किया उन्होंने कि अंदर कहीं कोई पता नहीं क्या कैप्सूल बॉम्ब, साइनाइड, समथिंग बॉम्ब कुछ भी हो सकता है। कह के हर एक चीज़ को, पासपोर्ट्स भी उन्होंने फ़ोटो कॉपी करके रखे। फिर मैं जब दिल्ली वापस आई तो मैंने पासपोर्ट अपना बदला, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि मेरा नाम भी पद्मा है जो कि साउथ इंडियन नाम है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि कोई मिसयूज़ हो। तो इस तरह से हमें 18 घंटे वेट कराया उनसे मिलने के लिए। फिर शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हर एक बात को डिनाई कर दिया। हमने इस बात का जिक्र किया चाइल्ड सोल्जर्स के बारे में। यूनिसेफ उन दिनों काफ़ी गदर मचा रहा था कि LTT चाइल्ड सोल्जर्स इस्तेमाल करता है, बच्चों को भर्ती कर रहा है सेना में जी। तो उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं हमने इस चाइल्ड सोल्जर्स को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे चाइल्ड सोल्जर्स की तस्वीरें भी हैं और बहुत प्रूफ है, बहुत एविडेंस है, वो तो अलग बात हुई। तो LTT अब आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। इस वजह से महिंद्र राजपक्सा, जब ये युद्ध ख़त्म हुई, तो दैट इज़ वाई ही इज़ कंसिडर्ड अ डेमी गॉड,
was considered a demigod in 2009 when the war ended. हम लोग महिंदा राजपक्सा के बारे में बात कर रहे हैं। पुरानी हैबिट है अभी पक्षे से पक्सा आने में। कोई नहीं, बार बार हम कह रहे हैं कि he was like a demigod। महिंदा राजपक्सा उन दिनों ये दावा किया करते थे कि दुनिया मुझसे ये सीख सकती है कि बिना सिविलियन कैजुअलिटी के एक वॉर को कैसे मुकम्मल किया जाए, मिलिटेंसी को कैसे ख़त्म किया जाए बाकायदा। लेकिन बाद के इन्वेस्टिगेशन से ये हमें पता चला कि महिंदा झूठ बोल रहे थे। बड़े पैमाने पर एट्रॉसिटीज़ हुई, सिविलियन एरियाज़ में बॉम्बिंग हुई, फायरिंग हुई, और जो औरतें और बच्चे सीधे तौर पर मिलिटेंसी में शामिल नहीं थे, बस उससे अफेक्टेड एरिया में गुजर बसर कर रहे थे, उनको भी बेरहमी से मारा गया। आर्मी को, जिसको एक सेक्शन कहता है सिंगलीज आर्मी, खुली छूट दी गई, ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल ताक पर रख दिया गया, और बाद के दौर में उन एट्रॉसिटीज़ की कहानियाँ सामने आई। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ इस मास्टर क्लास के लिए, मुझे ध्यान आ रहा है पिछले दिनों BBC ने एक रिपोर्ट फाइल की about the SAS unit of British Army, how they committed atrocities when they were deployed in Afghanistan। अफगानिस्तान में अपनी तैनाती के दौरान कैसे जो ब्रिटेन की सबसे इलीट फोर्सेस थी, उन्होंने निहत्थे लोगों को मारा, फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए हथियार रख दिए। उनके टॉप ऑफिसर्स को भी इसके बारे में पता था, ऐसे ऑफिसर्स को भी जो बाद में जाकर जनरल बने। तो ये एक बड़ा कॉमन ट्रेंड देखा गया है। आर्मी वाले अपने बचाव में कहते हैं कि जब आप कन्फ्लिक्ट एरिया में होते हो और आपको गोली चलानी होती है, क्योंकि किसी भी तरफ से दुश्मन फायर कर सकता है, तो इतना वक्त नहीं होता है कि आप मानवाधिकारों के बारे में सोचो। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिविलियन गवर्नमेंट, नॉट सम आर्मी रूल। वो तब ये भी डींगे हाँकते थे कि आई कैन टीच अमेरिकन आर्मी हाउ टू डील विद तालिबान्स इन अफगानिस्तान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या साइकी चल रही थी मेजॉरिटी पब्लिक में श्रीलंका की, जो उन्होंने इस सच से आंखें मूंद ली और पूरी तरह से इस चीज़ पर फोकस रखा कि नो, महिंदा वो आदमी है जिसने दशकों के तमिल ईलम के जो टाइगर्स हैं उनके खौफ को, कभी भी कोलंबो में ब्लास्ट हो सकता है, क्रिसमस के दिन ब्लास्ट हो सकता है, रेस्तरां के बाहर बम फट सकता है, आपके प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट किया जा सकता है, एक टेरर का दौर चल रहा था, उसको क्रश कर दिया। तो वो पब्लिक की साइकी क्या थी जिसकी वजह से वो इतने लार्जर देन लाइफ बन गए? देखिए सौरभ, सी फर्स्ट थिंग आई हैव टू से इज, मैं ना श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस को, ना महिंदा राजपक्सा को, ना गोटाबाया राजपक्सा को प्रोटेक्ट या डिफेंड करना चाहती हूँ। ना वो मेरे परिवार के मेरे रिश्तेदार हैं, ना वो मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं उनसे बहुत बार मिल चुकी हूँ, इंटरव्यू कर चुकी हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है, जो भी युद्ध को समझना चाहता है और जो भी सिविल वॉर, 30 साल की सिविल वॉर को समझना चाहता है, और आर्मी की जो विक्ट्री थी, जो जैसे उन्होंने युद्ध को ख़त्म किया, उसको जो समझना चाहता है, ही हैज़ टू हैव एक्सपीरियंस्ड द वॉर। ये बहुत ज़रूरी है। अब ये 30 सालों के युद्ध में मैं 16 साल तो मैं कवर कर चुकी हूँ, और वेरी वेरी क्रूशियल ईयर्स विच वाज फ्रॉम द 16 ईयर्स अप टू द एंड ऑफ द वॉर। बल्कि ये जो लास्ट फेज ऑफ वॉर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे आरोप लगाए गए हैं कि 30 से 40 हज़ार सिविलियंस को श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस ने लास्ट फेज ऑफ वॉर में सिविलियंस को मारा, ये गलत है अकॉर्डिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस। इसके लिए भी आपको मेरी किताब पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको समराइज करके बताती हूँ। ये ऐसी है कि देयर वॉज सो मच इंटरफेरेंस। वॉर कैसे ख़त्म किया इन्होंने? क्योंकि द फर्स्ट डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट राजपक्सा वॉज कि हम अभी फॉरेन इंटरफेरेंस को और फॉरेन पार्टिसिपेशन को वी विल कीप देम आउट। वो कहते रहते हैं जब भी ये वेन एवर द श्रीलंकन आर्मी वॉज अबाउट टू विन द वॉर, जैसा ही लगता था कि हम युद्ध जीतने वाले हैं, उनको हमने पीछे कर दिया है, LTT को, फॉरेन मीडिएटर्स आते थे और कहते थे सीज फायर अनाउंस कीजिए। तो भी सीज फायर अनाउंस करना पड़ा। तो हर वक्त ऐसे ही, हर साल पर साल ऐसे ही चलता रहा 30 सालों तक। देन केम महिंदा राजपक्सा, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसमें रुकावट डाल दी। उन्होंने उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे आज के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा। तो गोटाबाया राजपक्सा हिमसेल्फ आर्मी के हैं, वो लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं आर्मी में। तो ही वॉज डिफेंस सेक्रेटरी एट दैट टाइम। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आर्मी को फ्री हैंड दिया। उन्होंने कहा कि आप, आर्मी जनरल्स को कहा कि आप युद्ध अपने समझ और उसके हिसाब से, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप ख़त्म कीजिए, लेकिन ख़त्म कीजिए युद्ध को। और आर्मी देखिए, आर्मी यहाँ ट्रेन होती है, इनकी आर्मी।
हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं इंडियन आर्म फोर्सेस और श्रीलंकन आर्म फोर्सेस के बीच। नेवी यहाँ ट्रेनिंग लेती है। हमारी जो जितनी भी स्टाफ कॉलेजेस हैं, तमाम स्टाफ कॉलेजेस में आप हर वक्त किसी न किसी श्रीलंकन रेजिमेंट को आप देख पाएंगे। तो आर्मी के जो वो नीतियाँ हैं, जो इनके जो कस्टम्स हैं और जो इनके वो भी सारे हमारे आर्मी से बहुत मिले जुले हैं। सो इट इज़ नॉट एज इफ कि ये कोई आर्मी कोई इट कंसिस्ट ऑफ मर्डरर्स, या इनको कोई खुंदक थी कि हम तमिलों को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, सिविलियंस को मारेंगे, बल्कि इन्होंने सेफ्टी वो कॉरिडोर्स क्रिएट किए थे। और इन्होंने 23,500 सिविलियंस, करीबन आई थिंक देयर अबाउट 100,000 सिविलियंस लेफ्ट इन द लास्ट एरिया जो मुलैतीवू कहलाता है। अगर आप मैप दिखाएंगे तो मैं बताऊंगी वो कहाँ पे है जी। तो उस वक्त आर्मी ने क्या किया, ये मुलैतीवू है यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं ये है, सॉरी ये है। तो यहाँ पे आर्मी ने इट हैड लॉन्च्ड अगर इसको हम और थोड़ा सा 3 pronged अटैक। इन्होंने एक तो यहाँ से एक सेकंड मैं ये आप देखिए, ये श्रीलंका का नक्शा है, भारत के ठीक नीचे सबसे ऊपर पड़ता है जाफना का इलाका। ये जाफना, यही वो जगह है जहाँ एक बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी थी और हमारे कमांडोज को जहाँ से स्नाइपर अटैक एक बहुत डिटेल में वो। तो ये तो एक है पॉइंट पेड्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से ज़्यादातर मेरे ख्याल से नेविगेशन होता था वाया वाटर। एक हार्बर है वहाँ पे, कंकेसंतुराई हार्बर। हाँ, कंकेसंतुराई पे। अच्छा, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अभी किलनोची का बार बार जिक्र हो रहा था, जहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कैपिटल कहलाता था LTTE का। ओके, प्लीज गो अहेड। जी, सो बेसिकली द एरियाज जो LTTE अपने वो कब्जे में लेना चाह रहा था, इज दिस एरिया कॉल्ड नॉर्दर्न प्रोविंस। आज तक इसका नाम नॉर्दर्न प्रोविंस है, इसका कैपिटल जाफना है। ओके। और ईस्टर्न प्रोविंस जो यहाँ पे प्लांटेशन वाले तमिल्स बसे थे जाके। यहाँ पे नहीं, प्लांटेशन तमिल्स आर डिफरेंट, दे आर इन द मिडिल। ओके। प्लांटेशन तमिल्स इनसे जुड़े हुए नहीं हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। तो ईस्टर्न में भी क्या तमिल्स खूब बसे थे? तो ये ईस्टर्न प्रोविंस कहलाता है, वो नॉर्दर्न प्रोविंस कहलाता है। नॉर्दर्न प्रोविंस में जो तमिल रहते हैं वो तमिल साउथ इंडिया से गए थे 2-3 हजार साल पहले। जो ईस्टर्न तमिल्स हैं वो केरल से गए थे, वो भी कई सैकड़ों सालों से वहां पे हैं, लेकिन वो ज्यादातर फिशिंग कम्युनिटी थी। तो इनमें और इनमें लड़ाई हो गई। तो प्रभाकरन वाज नॉर्दर्न तमिल, और नॉर्दर्न तमिल अपने आप को थोड़ा ऊंचा मानते थे, सेंस ऑफ सुप्रीमेसी। हाँ, क्योंकि कहते थे कि हम ये तो फिशरमैन हैं, हम तो वी आर फ्रॉम राज चोला जमाने से हैं हम। तो इस लड़ाई की वजह से LTTE में सेपरेशन आ गई। ओके। और उसको सरकार ने एक्सप्लॉइट किया। एक तो इस गुट को कौन लीड कर रहा था तब? इस रूट को एक करुणा कह के एक, ही वाज द डेप्यूटी कमांडर ऑफ LTTE। तो करुणा अपने 15,000 आदमियों को लेके वो अलग हो गया LTTE कार्डर्स। ये कब हुआ? 2000? ये हुआ 2000, करीबन 2006 और 9 के बीच। That's when Mahinda went for the final strike. That is when he went for the final preparation. तब आर्मी ने कहा अब ये कमजोर हो गई है LTTE, so this is the time we should prepare. Final assault 6 to 9. एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से 3 pronged attack शुरू किया। और यहाँ जाके जो आप कहाँ पे हैं आपके मुलैतीवू, ये हाँ, यहाँ पे एक यहाँ पे जितने भी मतलब तमिल्स थे यहाँ जो रह रहे थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया। ओके। और जो आखिरी में करीबन बचे थे, आई थिंक अबाउट 12,000 LTTE कार्डर्स, एंड वो सब यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो गए थे। जी यहाँ पे, और ये टॉप कार्डर्स थे। और इन्होंने ये किया कि जो फ्रंट जो आर्मी वहाँ से अनाउंस कर रही थी कि गिव अप योर वेपन्स, सरेंडर कीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि वो खुद एस्केप करने लगे। करने की कोशिश में इन्होंने सिविलियंस को, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अपाहिज लोग हैं और जो बच्चे हैं, उनको फ्रंट पे आगे खेलने लगे, ह्यूमन शील्ड। जब ये सब ऑफेंस चल रहा था तब श्रीलंका नेवी भी इसको गार्ड कर रही होगी ताकि ये समंदर के रास्ते से फिर भी एस्केप तो हो गए कई सारे किसी तरह, बिकॉज दे न्यू दिस एरिया बेटर देन एनीबॉडी एल्स। तो एस्केप तो वो हो गए। तो ये जब हुआ इस एरिया में, दिस इज दी, जो आरोप हैं वो इस एरिया के बारे में है कि इस लास्ट फेज ऑफ वॉर में 40,000 सिविलियंस मारे गए। ओके। वो कहती है वेस्ट, वो कहती है UNHCR, ह्यूमन राइट्स ग्रुप, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और वो कहते हैं कई सारे वेस्टर्न सरकार। आर्मी कहती है कि देखिए जी, सबसे पहला जो
सेंसस लिया गया कि कितने लोग मरे हैं, वो यूनाइटेड नेशंस ने खुद किया। इसमें इन्होंने कहा था कि 7,712 लोग मारे गए कुल। आर्मी कहती है कि हमारे आदमी जो हैं उनको तो हम डॉग टैग करते हैं, यानी उनका नाम और सारा उनके पास रिकॉर्ड होता है। तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि 5,000 लोग हमारे मरे हैं सोल्जर्स, तो ज्यादा से ज्यादा अगर यूएन खुद कह रही है 7,000 या 7,700, तो इसका यही मतलब हो सकता है जो बाकी 2,000 हैं वो या तो सिविलियंस थे या तो एलटीटी कार्डर्स थे। अब हमें ये भी मालूम है कि 12,000 एलटीटी कार्डर्स एस्केप हो चुके हैं, उनकी तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास। तो बाकी अब आप उसमें से वो कम कीजिए, आप सोचिए कि कितने हैं हो सकते हैं। वो यूएन रिपोर्ट जो है, जो पहला यूएन रिपोर्ट है, वो कभी पब्लिश नहीं किया गया, उसको दबा दिया गया। फिर आईसीआरसी जो कि बिल्कुल न्यूट्रल बॉडी है, आईसीआरसी कई सालों से वही थी इन द वॉर जोन, आईसीआरसी ने भी अपना सेंसस लिया। आईसीआरसी ने भी यही कहा कि 11 वो गिन चुन के, इफ यू टेक द टोटल फिगर सब्ट्रैक्ट ऐड, वही निकला 7,000 पीपल, आउट ऑफ विच 5,000 वर सोल्जर्स। सोल्जर्स का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। अब इनका मानना है, ये कहते हैं कि अगर आप इफ यू आर एक्यूजिंग अस ऑफ किलिंग 30-40,000 पीपल, एक तो ये यूएन आईसीआरसी का रिपोर्ट कहाँ गया, आपने इसको कहीं प्रोड्यूस नहीं किया। दूसरा, आपने यूएन रिपोर्ट कहाँ गया, यूएन रिपोर्ट को भी प्रोड्यूस नहीं किया गया। तो सडनली सौरभ, फॉर सम रीजन, ऑल ऑफ अ सडन दे गॉट द फिगर ऑफ 30-40,000। नोबडी नोज कि कहाँ से आया ये फिगर। आज तक यही बहस चल रहा है। श्रीलंकन आर्मी कीप्स आस्किंग कि ये 30-40,000, देखिए श्रीलंका में सौरभ एक बात और है, जितने भी बर्थ्स और डेथ्स होती हैं वहाँ पे जो रजिस्टर होती हैं, दिस इज श्रीलंका इज वेरी एफिशिएंट इसमें, इस बात पे खास तौर पर जोर इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में अभी ये एफिशिएंसी नहीं है। हम सारी डेथ, कॉज ऑफ डेथ, सारी बर्थ को मुकम्मल ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं अभी तक। जी, तो श्रीलंका में ये बात नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर सचमुच 30-40 हज़ार लोग मरे हैं तो आप हमें कृपया करके रिकॉर्ड्स दिखाइए कि कौन मरा है, कौन, इनके नाम क्या हैं, कहाँ रहते थे, उनके पता क्या, एड्रेसेस क्या थी। तो वो नहीं बता पा रहे। So this is more like a propaganda war as well. Yes. So this is what the army says. Okay. तो हाँ. So before I move to next question, एक बार जरा फिर से मुझे ये सेंटर स्क्रीन दिखाइए। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बस कुछ चीज़ें, नहीं मुझे मैप ही चाहिए भाई। हाँ, मैं अपने दर्शकों को, देखिए हम लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं, श्रीलंका से हमारे बहुत अच्छे क्रिकेट के ताल्लुकात हैं। तो आपने सुना होगा कि बार बार 3 क्रिकेट स्टेडियम्स का जिक्र आता है। एक तो राजधानी कोलंबो, ये यहां पर है, ठीक है, कोलंबो का जिक्र आता है। हाँ, एक तो ये कोलंबो का बार बार जिक्र आता है। कैंडी, यहां पर क्रिकेट मैच होते हैं, ये बिल्कुल बीच में है कैंडी, यहां का जिक्र आता है। और गॉल बोलते हैं इसको, गॉल। तो ये 3 इनके बड़े टेस्ट स्पॉट हैं जिनका हम लोग रिपीटेडली जिक्र सुनते थे। ये तो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। कैंडी में एक खासियत और है जी, कैंडी में एक मंदिर है जहां पे बुद्ध भगवान का दांत है। तो बहुत पवित्र स्थल होगा वो। सबसे पवित्र स्थल श्रीलंका में वही है जी। दूसरी चीज आप लोगों को ये याद रखनी है कि ये जो एरिया है हिंद महासागर का, इंडियन ओशन का, ये सर्फिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए दुनिया भर के जो सर्फर्स हैं वो इस एरिया में आते हैं। ये हम्बन टोटा है जिसका बार बार हम लोग महिंदा राजपक्सा के कंटेक्स्ट में जिक्र कर रहे थे। उनकी कंस्टिट्यूंसी, मतलब उनका संसदीय क्षेत्र भी है और यहीं पे चीन ने वो पोर्ट डेवलप किया है। तो उनका इरादा ये था कि ये जो समंदर का पूरा मार्ग है तो इसके लिए एक बड़े स्पॉट के तौर पर डेवलप हो जाए और ईस्ट से साउथ चाइना सी या प्रशांत वाला जो एरिया है, पैसिफिक वाला एरिया है, ऑस्ट्रेलिया से जो पूरा ट्रैफिक आ रहा है, आसियान कंट्री से जो ट्रैफिक आ रहा है, उसका ये स्टॉप ओवर हो, फिर यहाँ से ट्रैफिक मूव हो। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मैम थोड़ा सा आप अंदर आ जाइए, है ना। तो ये मैं आपको एक कंटेक्स्ट देना चाह रहा था। अभी हम बार बार कोलंबो की बात कर रहे हैं, कोलंबो में पूरा एक्शन चल रहा है। एक लास्ट चीज़, ये रामेश्वरम है। अगर मैं आपको ये हिंदुस्तान है, ये रामेश्वरम है, ये अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज कहा जाता है, हिंदी में हम इसे राम सेतु कह देते हैं कई लोग। आप देखिए ये राम सेतु है और ये मन्नार है
और ये तलई मन्नार है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी कम है आपको नक्शे में भी साफ नजर आ रहा होगा। बल्कि यहाँ भी मैं जा चुकी हूँ और यहाँ पे खासियत ये है कि जब लो टाइड होती है, जब पानी नीचे चला जाता है, तो यहाँ आप पैदल जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको मतलब पहली आइलैंड तक तो बोट लेना पड़ता है और उसके बाद आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, वो सैंड बार्स कहलाती हैं, सिर्फ रेत ही रेत होता है। यू कैन वॉक, और वॉक करते हुए क्या यहाँ तक आ सकते हैं? नहीं, यहाँ तक तो नहीं आ सकते, लेकिन यू कैन तो वॉक काफी आगे तक जा सकते हैं। जी, और इंडिया दिखता भी है वहां से। हाँ, ये तो अभी हल्का हम सा लोग आपको जी दिखता है। कल हम एक शो शूट कर रहे थे, आपको टीज भी कर देते हैं उसके बारे में। शो का नाम है आर्वम। आर्वम इज अ तमिल वर्ड दैट मींस क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। आर्वम में लल्लन टॉप हर हफ्ते जो सदर्न स्टेट्स हैं, दक्षिण भारतीय राज्य हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स, कल्चर, सिनेमा के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जब हम आर्वम शूट कर रहे थे तब इस बात का जिक्र हुआ था कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको रात के वक्त श्रीलंका की जो लाइट्स हैं वो सब दिखाई देते हैं जी। और अगर एलटीटी में आपकी दिलचस्पी है तो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, आप उनको याद कर लीजिए। त्रिंकोमली ये बड़ा इनका एयरपोर्ट था और जो मेरे ख्याल से एलटीटी की जो एयरफोर्स थी उसका भी एक बड़ा बेस था। नहीं, एलटीटी की वैसी कोई खास एयरफोर्स तो नहीं थी। काफी उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश जो की, हाँ, कोशिश तो की छोटे मोटे एरोप्लेन्स को अपने आप कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और एक बार इन्होंने इनको ये कामयाबी भी पाए हैं। एक ऐसी जहाज को इन्होंने कोलंबो तक भेजा। और आप क्रिकेट की बात कर रहे थे तो मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाना चाहती हूँ। उन दिनों मेरे ख्याल में जिस दिन उन्होंने अटैक करने की कोशिश की कोलंबो हार्बर को, उस दिन सारे श्रीलंकन्स, इंडिया की तरह श्रीलंका में भी क्रिकेट मैड होते हैं लोग, तो सब अपने टीवी के सामने बैठे थे। यहाँ तक कि एयरफोर्स रेडार जो चलाते हैं वो भी अपने टीवी के सामने बैठे थे और श्रीलंका को वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे, जो खेल रहा था 1996। नो, दिस वाज लेटर। अच्छा, ये इसी वर्ल्ड कप फाइनल में 2007 की बात होगी। जी, तो वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे और इस बीच एलटीटी ने अपने जहाज को कोलंबो तक पहुंचाया। नुकसान हानि तो नहीं हुआ, लेकिन कोलंबो तक सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। तो ये एक त्रिंकोमली बड़ा पॉइंट है। मुलैती व्यू जी, इनकी सबसे बड़ी पॉइंट्स थी। एक तो इनका कैपिटल है यहाँ पे किलिनोची। ये अच्छा, ये बहुत बड़ी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन श्रीलंका, एलिफेंट पास जो कहलाता है, जाफना और किलिनोची के बीच में। जी, और ये जो चिकन नेक कहलाता है क्योंकि ये जोड़ता है जाफना पेनिनसुला को देश के साथ। ये जो प्रायद्वीप है, ये पेनिनसुला जो है जी, ये पतली सी पट्टी है। बीच में देखिए आप, ये वाटर बॉडी है थोड़ी सी, और फिर ये जुड़ रहा है मेन श्रीलंका से, मेन लैंड से, एलिफेंट पास कहते हैं उसे। और ये यहाँ पे इन्होंने कैपिटल बसाया था अपना, अपनी राजधानी किलिनोची में। यहीं पे हम प्रभाकरन से मिले थे जंगल में। ये एकदम बिल्कुल जंगल एरिया था, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल। और ये जो मैं चेक पॉइंट की बात कर रही हूँ, जहाँ तक हाईवे ठीक था, इस हाईवे की बात कर रहे हैं, इसे A9 कहते हैं। जी, इसे A9 कहते हैं। ये सबसे बहुत पुरानी हाईवे है। ये कोलंबो से शुरू होती है जी, कैंडी एक्चुअली यहाँ से, हाँ, और यहाँ से आप कैंडी से पकड़ते हैं A9। अच्छा, ये कैंडी से शुरू होती है। दाम्बुला का भी हमने नाम सुना, ये भी एक टेस्ट स्पॉट है, वनडे स्पॉट है। क्रिकेट, हाँ जी, क्रिकेट, वही हम लोग को बार बार सारे शहर सुनते थे। तो दाम्बुला से होते हुए ये जाता है अनुराधापुरा, और फिर वहां से ववुनिया, और फिर सीधे आप जाफना जा सकते हैं, किलिनोची से होते हुए। So this was a main area। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा, this is the controversial area जहाँ पे युद्ध खत्म हुआ था, मुलैतीवू। और ईस्टर्न पार्ट में, हाँ, और ईस्टर्न पार्ट में बैटिकोलोआ, जहाँ करुणा जो कमांडर थे, डेप्यूटी कमांडर आप। हाँ, और एक एनेक्डोट और है, कहाँ है करुणा आज? करुणा से भी मैं मिल चुकी हूँ। जब ये डिफेक्ट हो गए थे तो श्रीलंकन आर्मी में ने इनको मतलब हाथ में ला लिए थे। हाँ, हाथ में ला लिए, और फिर बाद में वो 2 साल बाद मैं मिली हूँ, मिनिस्टर बन के बड़े बंगले में कोलंबो में बैठे थे। आज तक वो मिनिस्टर है। मतलब जो कभी रिबेल था, सेपरेटिस्ट था, या टेररिस्ट था सरकार की नजर में, द बिगेस्ट, द मोस्ट फियर्स फाइटर ऑफ एलटीटी, करुणा। हाँ, और उनके अलग होने से एलटीटी को बहुत बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, और इसी वजह से एलटीटी और प्रभाकरन और करुणा के बीच झगड़ा क्यों हुआ? क्या प्रभाकरन पास ऑन नहीं करना चाहता था लीडरशिप? व्हाट वाज द रीजन? थोड़ा वो अपने आप को बड़ा मानते थे, कि ऊंचा मानते थे,
यू नो ही थॉट, और इनको लगा कि हम करते हैं सारा कुछ, जो एक्चुअल फाइटिंग होती है वो हम कर रहे हैं, और लेकिन जो लीडरशिप के रोल्स हैं और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिलना और ये सब प्रभाकरन कर रहा है। तो इस बात पे इनके बीच लड़ाई हुई। अच्छा, so before we move to next question and we come to the current political scenario, one last question. ये करुणा का पूरा एरिया है, ये ईस्टर्न श्रीलंका है, राइट? जी। तो जब करुणा ने हाथ मिला लिया श्रीलंका की सेना से, तो वो जो लड़ाके वो यहाँ से यहाँ आ गए और उन लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया। यहाँ पे उन्होंने एक फ्रंट बनाया, उनको यहाँ आगे नहीं आने दिया। ओके, प्रभाकरन के टाइगर्स, नॉर्दर्न टाइगर्स को। और तब तक तो श्रीलंकन आर्मी भी यहाँ तक पहुंच गई थी, तो श्रीलंकन आर्मी ने इनको परसुएट किया कि इन्होंने सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया। और इनके साथ फिर दोनों जॉइंट फ्रंट। तो मतलब बेसिकली श्रीलंका की आर्मी के लिए दे वर गुड तमिल्स एंड बैड तमिल्स आफ्टर अ पॉइंट। गुड तो तब बने जब सरेंडर कर दिया, जब इन्होंने छोड़ा। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। गुड तो तब बने। मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ वील मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भैया, एक तो कुर्सी का खेल गुरु। ये तो हम लोगों ने हिस्ट्री ठीक ठाक जान ली, थैंक्स टू पद्मा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बिल्कुल अभी की सिचुएशन है, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी कहा जा रहा है, कि एक प्रेसिडेंट है वो भाग गया है, पहले मालदीव गया और खबर आ रही है अब सिंगापुर चला गया, और वहां से उसने एक आदमी को जो प्राइम मिनिस्टर था, और वो इस क्राइसिस के दौरान ही प्राइम मिनिस्टर बना था, उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। मतलब प्रेसिडेंट अभी भी गोतबाया राजपक्षे है। तो इस क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या निकलेगा? रणिल विक्रमसिंघे ने कह दिया कि मैंने इमरजेंसी लगा दी, सेना को फुल पावर, लोग हैं जो पीएम हाउस और प्रेसिडेंट हाउस में कब्जा किए बैठे हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस? सी सौरभ, देयर इज एक्चुअली अ स्मॉल पॉइंट जिसे हमें क्लियर करना ज़रूरी है। हम में से जो नॉन सिंगलर, जो सिंगलर नहीं बोलते हैं, हमें कल जो स्पीकर ने अनाउंस किया वो ठीक लाइन बाय लाइन समझ में नहीं आया हमें, लेकिन वो जब उन्होंने अनाउंस किया कि रणिल विक्रमसिंघे बनने वाले हैं और अब बन चुके हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, तब उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन इनके संविधान का एक क्लॉज को कोट किया। और ये इसमें दो क्लॉजेस हैं। अगर एक तो क्लॉज है कि अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, और 30 दिन का समय दिया जाता है पार्लियामेंट को, संसद को, एक नए प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, इलेक्ट करने के लिए, वोट देने के लिए। तो वो तो एक क्लॉज है। दूसरा जो क्लॉज है संविधान में, वो ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट फरार या गायब हो, या श्रीलंका में नहीं हो किसी भी वजह से, कहीं कोई रुकावट आ गया हो उनके ट्रैवल प्लान्स में या कुछ भी हो, या अगर वो बीमार हो और वो अपनी ड्यूटीज़ को निभा ना पाएँ, तब भी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन इस क्लॉज के मुताबिक कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। 30 दिनों के अंदर अंदर पार्लियामेंट को वोट नहीं करना पड़ता है नए प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। इसका मतलब है, और कल जो स्पीकर ने जिस क्लॉज का जिक्र किया वो इस क्लॉज का था कि वो प्रेसिडेंट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर सो एंड सो 37.1 या जो भी है, ही इज़ डिक्लेयर्ड एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब है कि जो परसों स्पीकर ने कहा था, एक तो इनके पास अभी फॉर्मली इस्तीफा नहीं आया है, ये दिस इज़ ऑब्वियस नाउ। सेकेंड थिंग, जो परसों यही स्पीकर जो कह रहे थे कि 20 तारीख को मैं पार्लियामेंट में वोट हम करेंगे नए प्रेसिडेंट को, शायद ना भी हो वो वोट। सौरभ, मुझे लगता है कि शायद वो वोट नहीं हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन टू हैव अ वोट ऑन द 20th of July। एक महीने के अंदर अंदर नए प्रेसिडेंट को वोट करने की कोई वो नहीं है, कोई देयर इज़ नो कंडीशन। तो हो सकता है कि गोटाबाया बाहर ही रहें कम से कम अगस्त या सितंबर तक। मुझे लग रहा है ये एक सोच है, क्योंकि अगस्त में, जैसा कि आप जानते हैं, IMF इज एक्सपेक्टिंग अ गारंटी फ्रॉम द श्रीलंकन गवर्नमेंट। वो बातें अभी जून से चल रही हैं बिफोर द बेल आउट पैकेज, या बिकॉज दे वांट वन एडिशनल डॉक्यूमेंट, एडिशनल गारंटीज। वो एडिशनल गारंटीज के बारे में उन्होंने जून 29 को प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट किया था कि देखिए जी, हमें और एडिशनल गारंटीज आप दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट द टाइम टिल अगस्त। तो मुझे लगता है कि दिस अगस्त डेट इज द इम्पॉर्टेंट डेट
और इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है. So that Ranil Wickremesinghe remains the president till August because he has been conducting the talks with IMF. तो वो चाहते हैं कि उसमें वही मोमेंटम रखा जाए और टॉक्स कहीं बीच में अटक ना जाए. तो इस और IMF को भी देखिए, रनिल विक्रमसिंघे 5 बार ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. उन्होंने IMF के साथ बहुत बार नेगोशिएशंस किए हैं और उन्होंने ऑपोजिशन लीडर भी रहे हैं वो. तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल. और ये ऐसा मामला है सौरभ कि एक्सटर्नल डेट होने के नाते इट इज़ अ मैटर इन विच multilateral relations are also very important. और ये पर्सनल रिलेशंस इंटरनेशनल लीडर्स के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप है आपकी तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि श्रीलंका की खुद की जो सॉवरेंटी है वो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी डील में या किसी भी बेल आउट पैकेज में, है ना. तो अब रनिल विक्रमसिंघे एक ही हैं फिलहाल श्रीलंका में जिनकी इतनी डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, जिनके इतने इंटरनेशनल एरिना में कॉन्टैक्ट्स हैं, कनेक्शंस हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं. तो ये मैं समझती हूँ कि अगस्त से पहले वोट नहीं होगा, नहीं करेंगे नए प्रेसिडेंट के बारे के लिए. और मुझे लगता है कि ये पद पर ही बैठे रहेंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे कम से कम अगस्त तक. अब जनता ये मानेगी कि नहीं, ये तो दूसरा सवाल है. उस जब आप पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगी उसका. अच्छा, बिफोर आई मूव टू अ नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बारे में तो बहुत बात हो रही कि गोतबाया राजपक्षे कहाँ हैं. सिंगापुर की सरकार ने भी कह दिया है कि वो एक टूरिस्ट के तौर पर आए हैं, विजिटर के तौर पर आए हैं, कोई असाइलम उनको नहीं दिया गया है. वेयर इज महिंदा राजपक्सा? सी, महिंदा राजपक्सा हैज़ नॉट बीन कीपिंग वेल. उनकी तबीयत कुछ ख़राब सी थी, तो अब वो श्रीलंका में ही हैं. इतना मुझे मालूम है. अब कहाँ पे है वो श्रीलंका में? पर ही इज़ इन श्रीलंका. ही इज़ वेरी मच इन श्रीलंका. उनके बेटे को भी मैं मिली थी अभी मई में, नामल राजपक्सा, हु इज़ अब वो जो उस पार्टी का भविष्य कहलाते हैं और राजपक्ष परिवार का भविष्य जो कहलाते हैं, नामल राजपक्सा. तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि माय फादर इज़ वेरी मच हियर. तो दोनों वहीं पे हैं. अच्छा, ये बताइए कि राजपक्सा परिवार के बारे में मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ, उस क्लैन के बारे में, राइज ऑफ महिंदा राजपक्सा और उसके बाद गोतबाया और जो उनके दूसरे भाई हैं, भतीजे हैं, बेटे हैं. 2015 में जब ये फैमिली चुनाव हारी थी तब कहा गया था कि इट्स ओवर, लेकिन हमने देखा कि 4-5 साल में उन्होंने कमबैक किया. तो क्या, हाउ डज इट वर्क? एक सिंगलीज प्राइड की बात है, इनके कोर इश्यूज क्या रहते हैं, इस फैमिली का क्लाउट, एक तो सिविल वॉर वाला मसला हो गया, और किन चीज़ों से बिल्ड हुआ, और इसमें फिर तो हमने देखा कि अच्छा डिफेंस मिनिस्टर भी यही है, फॉरेन मिनिस्टर भी वही, तो सब इट्स ऑल इन द फैमिली. वो कैसे हुआ? नहीं, ये ज़रूर मानना है कि राजपक्सा फैमिली हैज़ ऑलवेज केप्ट मेड श्योर कि अपने परिवार के सदस्य हैं वो जहाँ तक हो सकें वही इम्पोर्टेंट पोस्ट्स में रहें. जैसा कि मैं कह रही थी 2003 और 2006 और समथिंग, जब मैं हम्बनतोटा देखने गई तो शिपिंग मिनिस्टर कौन थे? चमाल राजपक्सा, जो सबसे बड़े भाई हैं, महिंदा से भी बड़े हैं वो. तो महिंदा राजपक्सा थे प्रेसिडेंट. और डिफेंस सेक्रेटरी कौन रहे थे उन दिनों जब वॉर खत्म हुआ था? तो गोटाबाया राजपक्सा थे. अब धीरे धीरे नामल को भी लाया गया है इसमें. इनका एक और बेटा है योशिता, लेकिन वो इतना दिलचस्पी नहीं रखते हैं पॉलिटिक्स में, तो वो मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई फ्यूचर है पॉलिटिक्स में. और इनकी फैमिली में बैजिल हैं US सिटीज़न, और बैजिल आए हैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे. और बैजिल उनकी नई पार्टी के फाउंडेशन में भी उन्होंने भूमिका निभाई है. तो ये ज़रूर है कि ये एक फैमिली फर्म बन चुका था. लेकिन देखिए सौरभ, आप बताइए कि कौन सा ऐसा साउथ एशियन देश है, और फिर दोबारा मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ, या मेरा कोई लेना देना नहीं है इसमें राजपक्सा सरकार के बारे में. मैं उनको जानती हूँ, इसीलिए मैं ये आपको वो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि ऐसा कौन सा देश है साउथ एशिया में जहाँ पे फैमिली डायनेस्टीज़ नहीं है. क्यों? खुद श्रीलंका में बंदरनायक की फैमिली जो थी वो भी ऐसी फैमिली थी जहाँ पे मदर भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके फादर भी रहे थे, फिर चंद्रिका कुमारतुंगा आई और वो भी प्रेसिडेंट भी रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं. तो
कई सारे फैमिलीज ऐसे हैं। अब जो मिस्टर सजित प्रेमदासा हैं, वो जो ऑपोजिशन लीडर हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं और वो बहुत अच्छा, मतलब पॉलिटिक्स में उनकी बहुत ब्राइट फ्यूचर है मुझे लगता है। और वो यूएनपी जो रणनील विक्रमसिंघे की पार्टी है, उसको वो कामयाब रहे हैं उसे तोड़ने में और अलग होने में, और सारे एमपीज अपने साथ ऑपोजिशन में ले गए हैं। यही तो वजह है कि रणनील विक्रमसिंघे का एक ही सीट रह गया है और वो एक सीट के साथ पार्लियामेंट में बैठे हैं। और यही खौफ है और यही गुस्सा है लोगों का कि एक सीट वाला जो पार्लियामेंटेरियन है जिसको जनादेश ने डिस्कार्ड कर दिया था पूरी तरह, नाउ ही इज टेकिंग द कॉल। हाउ कैन ही बिकम प्राइम मिनिस्टर, और अब प्रेसिडेंट भी बना दिया आपने उसको। तो लेकिन जनता को भी सौरभ, मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए और थोड़ी सी मैच्योरिटी से, क्योंकि ये बहुत नाजुक समय है। अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल क्राइसिस, श्रीलंका हैज नेवर विटनेस्ड दिस। यस, एंड इट्स अ वेरी डेलिकेट टाइम। और अगर इन्होंने अपनी जो गुंडागर्दी और जो तोड़फोड़ और जो आप देख रहे हैं, जो सीन्स आप देख रहे थे टीवी में कल तक, अगर ये कम नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा खतरा है कि श्रीलंका को एक फेल्ड स्टेट माना जाएगा। और अगर श्रीलंका को आपने वेस्टर्न डोनर नेशंस ने फेल्ड स्टेट माना, तो आप बताइए सौरभ, क्या आप इन्वेस्ट करेंगे ऐसे देश में जहां पे इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, मैं एज अ टूरिस्ट भी नहीं जाना चाहूंगा जी। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? उन्हीं का हो रहा है नुकसान। और ये ऐसा समय है जब नुकसान को आपको बिल्कुल मिनिमाइज बल्कि खत्म करना चाहिए। और एवरीबॉडी हैज टू बी फोकस्ड ऑन डीलिंग, गेटिंग दैट फर्स्ट बेल आउट पैकेज। आईएमएफ से बेल आउट पैकेज आ जाए तो फॉर दैट बेल आउट पैकेज फर्स्ट दे नीड टू हैव अ गवर्नमेंट जिस पर लोगों का भरोसा हो। और उससे मेरा अगला सवाल आ रहा है कि अभी सजित प्रेमदासा का नाम सामने आ रहा है ना, कहा जा रहा था कि शायद वो अब सरकार संभालें। रणनील विक्रमसिंघे की करेंसी खत्म हो चुकी है, साफ दिख रहा है। गोतबाया राजपक्षे वैसे ही निकल चुके हैं। तो कौन से पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो सीन पर उभरते दिख रहे हैं? सजित प्रेमदासा एक हैं, उसके अलावा भी कोई है? क्या हो सकता है वायबल पॉलिटिकल ऑप्शन एज ऑफ नाउ? सी, द ओनली वायबल पॉलिटिकल ऑप्शन आई बिलीव कि जैसा आपने अभी एस्टैब्लिश किया है कि एक एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं और वो वही इंडिविजुअल हैं जो कि आईएमएफ से ऑलरेडी बात कर रहे हैं और जिनमें आईएमएफ एक थोड़ा बहुत ट्रस्ट करती है, जिनको उनके साथ अगर उनको अकेला आप नहीं करने देंगे नेगोशिएशन, तो उनके साथ या उनको लीडरशिप रोल देना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। इसीलिए मैं ये नहीं मानती हूँ कि अगर इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे भी कि आईएमएफ के टॉक्स एकदम स्मूथली आगे बढ़ेंगे, ये मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि इंटरिम का नाम ही इंटरिम होता है ना सौरभ। तो कौन अब जो बड़े डोनर और लेंडर कंट्रीज़ हैं, कौन एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन से लिए हुए फैसलों को सीरियसली मानेगा? क्योंकि क्या भरोसा है कि कल आपका इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शंस होंगी और अगर आपका इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन में के बीच एक दूसरे के बीच लड़ाई हुई और वो फिर अलग हो गए तो आपको इलेक्शन करना पड़ेगा, फिर आपको एक वेटिंग पीरियड आ जाएगा, फिर आपके जो जितने भी आपने वायदे किए वो आप निभा नहीं पाएंगे क्योंकि आपका इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन इंटरिम ही रह गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनका टिका रहना बहुत ज़रूरी है और ये इनको एक्सेप्ट करना इस भूमिका में जनता के लिए भी ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है और ख़ास करके ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस के लिए। लेकिन सजित के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सजित 55 साल के हैं, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट हैं। वो मतलब ही इज़ द सन ऑफ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट रणनील सिंघे प्रेमदासा, जिनकी भी असैसिनेशन एलटीटी ने की थी। तो एंड सजित करीबन 7 साल एज अ मिनिस्टर गुजार चुके हैं, कई पोर्टफोलियोज रहे हैं उनके। लेकिन एक एरिया में उनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो ये है मल्टीलैटरल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल लेंडर कंट्रीज़ के साथ बातचीत करना। अब उनकी आर्सेनल एक है, उनकी टीम में एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको भी लाया जाना चाहिए। हर्षा डी सिल्वा है उनका नाम। वो इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं श्रीलंका के, और वो सजित प्रेमदासा की पार्टी में हैं। और इसी वजह से दोनों ने ऑलरेडी मना कर दिया था सौरभ। अभी पिछले महीनों में जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ, मार्च अप्रैल में जब से लोगों ने वो गोटा गोगमा बनाया और वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हुई, तब से सरकार 2-3 बार सरकार ने कहा कि
चलिए जी हम एक ऑल पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल पार्टी काउंसिल बनाएंगे और आप भी शामिल हो जाइए, आप भी शामिल हो जाइए। सजित को बुलाया गया, सजित प्रेमदासा को, हर्षा डिसिल्वा को बुलाया गया। मैंने पिछले महीने हर्षा डिसिल्वा का इंटरव्यू लिया था उसमें कोलंबो में, और मैंने उनसे यही सवाल की कि आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आप एक तरफ से कह रहे हैं कि इतनी क्राइसिस है और हम बैंकरप्ट हो चुका है देश, तो आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपको हाथ जोड़ना चाहिए उनसे। तो उन्होंने भी यही कहा कि देखिए जी हमारी पार्टी कहती है कि जब तक गोटाबाया नहीं हटेंगे हम किसी भी पोजीशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब गोटाबाया तो हट चुके हैं और अब कह रहे हैं कि रनिल हट जाए। अब रनिल भी हट जाएगा तो आपकी कैसी सरकार बनेगी जो कि जो क्रेडिबल सरकार कैसे बनेगी, ये मेरा सवाल है। और क्या अगर आप भी क्रेडिबल माने या मैं भी क्रेडिबल मानूं या श्रीलंकन्स भी क्रेडिबल माने, तो ये दैट इज़ नॉट इनफ। इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्रेडिबल मानना ज़रूरी है ना, कि चलिए जी ठीक है, हर्षा डिसिल्वा इज़ क्रेडिबल पॉलिटिशियन, सजित प्रेमदासा स्टेडी पॉलिटिशियन है, जो भी ये फैसले लेंगे वो निभाएंगे ज़रूर, तो हम चलिए जी फिर दोबारा इनको पैसे लेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या डेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। लेकिन ये भरोसा मुझे नहीं लगता है कि ये दिला पाएंगे। सो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। ऑलराइट, माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडिया एंगल। हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले जो मालदीव में भारतीय सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा गोतबाया के यहाँ से सिंगापुर जाने में हमारा कोई रोल नहीं। जब खबरें चली कि श्रीलंका से भागने में भारत सरकार का या खुफिया एजेंसियों का रोल है, तब भी सरकार ने कहा हम श्रीलंका की जनता के साथ हैं। महिंदा जब चुनाव हारे थे उन्होंने कहा था इसके पीछे रॉ है। तो ये इंडिया एंगल क्या है और ख़ासतौर पर अभी भारत किस तरह की मदद पहुंचा रहा है और प्रो इंडिया सेंटिमेंट कितना है अभी श्रीलंका में? यू नो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सौरभ। मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि आप जहाँ भी जाओगे साउथ एशिया में, आप खूब घूम चुके हैं खुद जी। चाहे आप नेपाल जाएं, चाहे आप पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन चाहे आप नेपाल जाएं, चाहे आप बांग्लादेश जाएं, चाहे आप फ्रेंडली कंट्रीज मालदीव्स जाएं, चाहे श्रीलंका जाएं, हर एक देश में कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जहां पे इंडिया पे शक नहीं करते हैं पब्लिक? बिग ब्रदर एटीट्यूड। जी बिल्कुल। ये जो बड़ा भाई जो है ना इमेज, ये हर एक देश में है, श्रीलंका में भी है ये। और श्रीलंका में एक कुछ ज़्यादा ही इस वजह से था क्योंकि इंडिया ने काफ़ी श्रीलंका की मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगा कि इंडिया ने बहुत इंटरफेयर किया जब युद्ध चल रहा था और जब बातें चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रही थी एलटीटी के साथ, और हमने फौज भी भेजा। तो मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ, राजीव गांधी के ज़माने की बात, तब से ये बात शुरू हुई। और द फैक्ट दैट हमने एलटीटी को ट्रेनिंग दी, उनको फ्रीडम फाइटर्स हम माने, और द फैक्ट कि हमारे तमिलनाडु के जो पॉलिटिशियंस हैं वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न तमिल्स को सपोर्ट करने लगे और कहने लगे कि नहीं एलटीटी को सपोर्ट करेंगे हम और देश को सेपरेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली किसी भी देश के सॉवरेन सिटीजन्स को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से इंडिया की रेपुटेशन श्रीलंका में काफ़ी ख़राब हुई। फिर उसके बाद चीन आया। अब चीन की वजह से रिलेशनशिप विद चाइना ग्रू क्लोजर, उस वजह से भी इंडिया के, और फिर यूपीए सरकार आई हमारी तरफ, और यूपीए सरकार ने जैसे हम्बन टोटा इंडिया को ऑफर किया गया, यूपीए सरकार कुछ नहीं कर पाई, उसके हाथ बंधे थे बिकॉज ऑफ कोalition गवर्नमेंट। तमिलनाडु के पार्टनर्स ने मना कर दिया कि हम राजपक्ष से कोई लेना देना नहीं रखेंगे क्योंकि राजपक्ष तमिल के एनिमी हैं और उन्होंने तमिलों को मारा है। तो इस वजह से वो भी नहीं हो पाया। जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, महिंदा राजपक्सा के अनुसार वो कहते हैं कि हमने हर एक इन्वेस्टमेंट को पहले इंडिया को ऑफर किया, लेकिन यूपीए सरकार ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। तो हमारी जो रिलेशनशिप थी कुछ पैरालाइज हो चुकी थी यूपीए के सरकार के दौरान। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ पिछले 4 सालों के, लगभग पिछले 4 सालों से देयर इज़ अ न्यू काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ये है कि पहली बार, एंड दिस मे बी ऑल्सो बिकॉज कि हमारी अपनी सरकार जो है मेजॉरिटी में है, तो अब वो कोलिशन वाली बातें कोई डीएमके, कोई एआईडीएमके, कोई भी रीजनल पार्टी नेशनल इंटरेस्ट को अपने रीजनल गेन के लिए अफेक्ट नहीं कर सकती है। जी, तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो भी कदमें लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में श्रीलंका और फॉरेन पॉलिसी में, तो वो विद अ फ्री हैंड ले सकती है। तो इस वजह से सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब श्रीलंका पहली बार गए
तो वो किस अवसर पे गए? उन्होंने एक ऐसा अवसर चुना जो कि मेजॉरिटी सिंगलीज पॉपुलेशन को अच्छा लगा। वो बुद्ध भगवान के बर्थडे, जन्मदिन को ये गए वो सेलिब्रेशंस मनाने के लिए। फिर ये सबसे कोलंबो में और सिंगला मेजॉरिटी और गवर्नमेंट सबके साथ मिलजुल के बातचीत करके और टॉक्स और निगोशिएट सब कुछ करने के बाद फिर वो इंडियन से मिलने गए, इंडियन ओरिजिन तमिलों से। तो ये बात कई लोगों ने नोटिस किया श्रीलंका में कि कोई रिलेशनशिप में चेंज आ रही है, बदलाव आ रहा है। फिर जो अब रही बात इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टमेंट्स अब अच्छा, और तमिल, और ये तमिल क्वेश्चन जो कहते हैं कि आर्टिकल ये जो उन दिनों इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड साइन किया गया, उसमें एक 13th अमेंडमेंट कहलाता है। उस 13th अमेंडमेंट को राजीव गांधी ने श्रीलंका सरकार के साथ लिखा, मतलब फॉर्मुलेट किया। तो अब ये 13th अमेंडमेंट अब तक यूपीए से सुनने आ रहा था कि आप 13th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट कीजिए, 13th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट कीजिए, और वो दबाव सा महसूस हुआ कोलंबो में, क्योंकि 13th अमेंडमेंट के मुताबिक ये नॉर्थ और ईस्ट को मर्ज कर देना चाहिए, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, पुलिस पावर्स, आर्मी पावर्स, सब तमिलों के हाथ में वापस देना चाहिए। अब आप बताएं सौरभ, 30 साल के युद्ध के बाद, 30 साल जो आपने सिविल वॉर देखी, इफ़ यू हैव अ सिविल वॉर फॉर 30 years इन योर कंट्री, आर यू गोइंग टू गिव पुलिस राइट्स एंड आर्मी राइट्स to the same province where there was a separatism war for 30 years? आप करोगे तो नहीं ना, naturally। तो it is तो 13th amendment जो है उसको, 13th amendment itself needs amendment, उसको रीराइट करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के हालात बदल चुके हैं। इट्स अ वेरी आउटडेटेड अमेंडमेंट, ये एक बात तो ये है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम 13th अमेंडमेंट के बारे में हम कम सुनने लगे हैं, वो बात भी पसंद आया है श्रीलंका में। इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट, कभी कभार बोलती है कि 13th अमेंडमेंट, बट इट इज़ नॉट सच अ बिग डील अब। और दूसरी बात ये है कि हमने इनको बहुत मदद की है क्राइसिस में। ऑलमोस्ट 4 बिलियन, 4 अरब डॉलर हमने इनको, जो ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं, जब तक IMF का फंडिंग नहीं आएगा तब तक ऐसी ब्रिज फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो डेली नीड्स होती हैं, जो गैस सिलेंडर हैं, पेट्रोल है, फूड आइटम्स, मेडिसिन, जितनी भी कमियां हैं अब श्रीलंका में, उसमें हम बहुत मदद दे रहे हैं। शिप्स जा रही हैं यहाँ से मेडिसिन लेके, यहाँ तक कि तमिलनाडु सरकार भी बहुत प्रैक्टिकल बन चुकी है। चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने भी फूड मटेरियल और सब कुछ, और उन्होंने भी ना सिर्फ तमिलों के लिए भेजा है बल्कि पूरे देश के लिए रिलीफ भेजा है तमिलनाडु ने। और ये भी बहुत अप्रिशिएट हो रहा है श्रीलंका में कि इंटरफियर किए बगैर, हमारी सॉवरेंटी को छेड़े बगैर, इंडिया और तमिलनाडु खास करके सारे श्रीलंकन्स को, सिंगलास इंक्लूडेड, तमिल्स इंक्लूडेड, सबको मदद कर रही है कह के। तो पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है इंडिया की बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज। अब नाउ इट इज़ अप टू द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन दैट मोमेंटम। अब आगे जाके क्या होगा अब देखना पड़ेगा, बट राइट नाउ इट इज़ इन अ वेरी गुड पोजिशन इंडिया। लास्ट क्वेश्चन, आपने कन्फ्लिक्ट जोन में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया है, बहुत सारे एस्पायरिंग जर्नलिस्ट, बहुत सारी लड़कियां जो इस पेशे में आना चाहती हैं पत्रकारिता की, उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होगी, और लड़के भी जो कन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टिंग करने के लिए जाना चाहते हैं। आप अपने तजुर्बे, किस तरह की सावधानियां बरती जाती हैं, कैसा होता है, वो अगर बता सकें तो। जी एक्चुअली इन द बिगिनिंग आई वांट टू से कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से भी ज़्यादा मुझे डर लगा सुनामी के दिन। सुनामी भी मैंने कवर किया श्रीलंका में, तो उस टाइप का वो जो डिस्ट्रक्शन हुआ, मैंने कहीं ज़िंदगी में मैंने सोचा नहीं कि नेचर की वजह से, प्रकृति की वजह से इतना डिस्ट्रक्शन हो सकता है कहीं। लेकिन वो तो बात अलग है। अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप वॉर कवर करना चाहते हैं तो बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एकदम सावधान रहना चाहिए और समझदारी से कदम उठाने चाहिए जहां आप जाते हैं। और एक चीज़ है कि यू शुड नॉट बी ओवर हीरोइक, हीरोबाजी नहीं करनी चाहिए एडवेंचरिज्म के चक्कर में। ये इस चक्कर में अगर आपको आर्मी कहीं ले गई तो आर्मी के साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इधर उधर जाओगे तो एक तो अगर आपको कुछ हो गया तो वो आपको रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। आपको स्टोरी तो मिल जाएगी, लेकिन स्टोरी किसको बेचोगे आप अगर आपको कुछ हो गया तो? कोई भी कहानी आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अपनी अपनी कंपनी, आप जिस कंपनी के लिए भी काम करते हैं तो उस कंपनी को आपको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने परिवारों का भी सोचें, क्योंकि अगर आपकी पूरी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है तो आपको सोचना चाहिए कि क्या ये स्टोरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरी फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़रूरी है।
और मैं एक्चुअली सिंगल मदर हूँ, मेरा एक ही बेटा है। और मुझे याद है जब मैं युद्ध कवर करने गई थी तो बहुत ही वो परेशान हुआ करता था। और मेरे को उन दिनों सेलफोन्स नहीं थे, सेलफोन्स तो थे, तो सेलफोन पे मेरे को या सुनामी जब मैंने कवर किया तो अक्सर फ़ोन आते रहता था। छोटा था फिर भी थोड़ा बहुत तो नेचुरली देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, लेकिन रिस्क हद के यू शुड कीप इट विद इन लिमिट्स, यू शुड नॉट टेक टू मेनी रिस्क्स, ये एक बात है। Must have been a roller coaster ride, पद्मा। जी। और एक चीज़ और है कि यू कैनॉट एक्सपेक्ट, चाहे आप जितने भी बड़े स्टार हों, टीवी के स्टार हों या जर्नलिस्ट, बिग स्टार, बिग वेल पेड, जो भी है, आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप वहाँ जाके आप अपने आप को बड़ा दिखाएं या समझें। यू कैन नॉट डू दिस, ऐसा हुआ जब हम प्रभाकरन से मिलने गए थे तो एक टाइम मैगज़ीन के रिपोर्टर आए थे और कोई और एक कहीं अमेरिकन कोई आया था, और LTT ने वहाँ पे कुछ भी नहीं था, जंगल में थे, और वो एकदम 30 साल से युद्ध चल रहा था। यू कैन इमेजिन देयर इज नथिंग टू ईट, नथिंग। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से मुर्गियों को मार के उन्होंने चिकन करी बनाया सबके लिए। तो ये अमेरिकन्स आए और वो चिकन को ऐसे फिर उन्होंने नेचुरली कांटा छुरी के साथ तो नहीं खाते हैं, तो हमें थालियाँ दी गई और बोला कि आप खाओ। तो ये कहने लगे आई कैन नॉट ईट विदाउट कटलरी, वेयर्स द कटलरी, और ये क्या, ये चिकन, मैं वेजिटेरियन हूँ, ये नहीं चाहिए, और ये है वो। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा, और ये 5 स्टार ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्टोरी जरूरी है, यू हैव टू बी आफ्टर द स्टोरी। इस मास्टर क्लास के आखिरी सेगमेंट में हम अपने मास्टर से पूछते हैं कि जिस टॉपिक के बारे में उन्होंने इतने डिटेल में बात की, अगर हमारे व्यूअर्स, हमारे रीडर्स उसको और समझना चाहें तो वो कौन सी किताबें हैं, कौन से जर्नल्स हैं, कौन से पेपर्स हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं या फिल्म्स हैं या इंटरव्यूज़ हैं जिनको देखकर वो अपनी समझ और बढ़ा सकते हैं। सो ओवर टू यू मास्टर, what's your recommendation? I'm still a student, Saurabh. If anybody considers themselves a master, then they are not a master. So I'm That's very the much a first student. shart of being a master. You have to be full of humility. You have to be You have full to of keep vinamrata. learning. If you stop learning, then Yes, that's right. you just dry up. We'll be really grateful अगर आप कुछ recommendations हमें तो बता हिस्ट्री, सकें। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो एक क्लासिक हिस्ट्री बुक है हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका, KM डिसिल्वा, बहुत जाना माना। KM डिसिल्वा जी, बहुत जानी मानी किताब है। देन देयर इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ श्रीलंका बाय चार्ल्स गुणवर्धना। देन देयर इज सिलोन अंडर श्रीलंका। ये सारी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, GC मेंडिस। लेकिन फिक्शन, नॉन फिक्शन भी ज़रूर पढ़ें आप, क्योंकि श्रीलंका इज़ अ वेरी लिटरेट कंट्री। आप एक बात ना भूलें, इनके सोशल इंडिकेटर्स कई गुना ऊंचे हैं इंडिया से और हर एक साउथ एशियन देश से। दे आर वेरी एजुकेटेड, वेरी लिटरेट एंड वेरी कल्चर्ड पीपल। चाहे जहाँ भी जाएं आप ये कह सकते हैं कि अब लिटरेसी का मतलब ये तो नहीं हुआ कि अंग्रेजी बोलते हैं कि नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट द साइन ऑफ लिटरेसी। ट्रू। तो सिंगला आप यहाँ ऐसा कम कोई आपको मिलेंगे नहीं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। हर एक पढ़ सकता है, हर एक लिख सकता है। सो इट्स गॉट अ वेरी हाई लिटरेसी रेट। एंड इस वजह से इनके यहाँ बहुत सारे मशहूर लेखक भी हैं श्रीलंकन ओरिजिन के, जैसे कुछ नाम मुझे याद आते हैं, रोमेश गुणवर्धने हैं या श्याम सेल्वदुराई, और बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं इनके। और मैं जो रूल ऑफ द थंब मैं फॉलो करती हूँ, मैं जनरली देखिए, मैं बुक्स, अगर मैं श्रीलंका में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं बुक्स, आर्टिकल्स, मैगजीन्स और मीडिया उसी देश का पढ़ूंगी। आई डोंट लाइक टू रीड things written by other people on Sri Lanka to increase my knowledge. मैं शायद अब मैं भी फॉरेनर हूँ, अब मेरे आर्टिकल्स कौन पढ़ेगा, लेकिन इसलिए मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। तो अगर आप न्यूज़ में दिलचस्पी लेते हैं या न्यूज़ एनालिसिस में मेरे आर्टिकल्स पढ़ें ज़रूर या मुझे सुने। लेकिन इफ़ यू वांट इंफॉर्मेशन एंड रियल डीप नॉलेज अबाउट श्रीलंका, आई एम अ फॉरेनर and I'm a student. I'm not a master. So you have to go to Sri Lanka, travel to Sri Lanka, meet Sri Lankans, and सबसे ज़रूरी ये है कि आप उन्हें equally treat करें as your equal. हम as Indians sometimes we tend to behave false sense of supremacy. जी, हमारी behavior बहुत, हमेशा नहीं, but a lot of times it tends to be very superior. ये superiority ना ले जाएं आप श्रीलंका, go with an open mind. और श्रीलंकन मीडिया, श्रीलंकन रीडर्स पढ़ें, राइटर्स पढ़ें। Any documentary?
एनी फिल्म नॉट दैट या कंफ्लिक्ट पर कोई किताब? एक तो आपकी किताब है जो जाहिर सी जी। बात है आप नहीं कहेंगी, पर मैं कह रहा हूँ, श्रीलंका द न्यू कंट्री, रिटन बाय पद्मा राव सुंदर जी, पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस। और बहुत सारी किताबें हैं which have been written, but remember that during the war, you know, people were so, Sri Lankans were so preoccupied, वो हमेशा डरे हुए रहते थे, you know, you imagine living in a country where you don't know कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूं कि नहीं, कोई you know, if there's an explosion in the bus, literally every day कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता था कोलंबो में बैठे बैठे. सो आई थिंक द लेवल ऑफ राइटिंग और ये वॉल्यूम ऑफ राइटिंग, द वॉल्यूम वो सब थोड़ा कम हुआ उन दिनों. बट देर आर सम पीपल हु हैव रिटन सम वेरी फेमस बुक्स ऑन द वॉर. और मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद उन दिनों कम पढ़ती थी बिकॉज आई वॉज इन द वॉर माई सेल्फ. तो मुझे रिपोर्ट करने पे था, तो आई वुड नॉट बी रीडिंग सो मच एनालिसिस. लेकिन मैं ये कह सकती हूँ बहुत सारी हैं. और एक विजिता यापा नाम का एक पब्लिशिंग हाउस है, विजिता यापा, एंड ऑल्सो पेरेरा हुसैन, दैट्स अनदर पब्लिशिंग हाउस, पेरेरा हुसैन जी. और एक बुक स्टोर है, बेयरफुट बुक स्टोर, जो सारे जाने माने नाम हैं. और अगर आप विजिता यापा की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको खूब सारी बुक्स मिलेंगी रिटन बाय श्रीलंकन ऑथर्स इन इंग्लिश, इन सिंगुलर ट्रांसलेशन. तो दिस इज़ आई थिंक इट्स गुड. एंड द बेस्ट थिंग ऑफ कोर्स इज आप प्लीज़ ट्रैवल करें श्रीलंका को. श्रीलंका की भी मदद होगी. वो दे रियली नीड टूरिज्म. एंड इट इज़ रियली, आई रियली मीन दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल countries in this region and one of the best people, one of the most wonderful people of this region. I think that is the best way Sri Lanka ko to get to know Sri Lanka. Yes. When I think of Sri Lanka, मेरे जहन में सबसे पहले दालचीनी आती है. कमाल के मसाले उगते हैं, कमाल की दालचीनी, हाँ, है ना. चाय भी, मुखौटे भी, हाँ, बहुत दिलचस्प मुखौटे. बिल्कुल. और इनफैक्ट मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं वहाँ से एक अंगवस्त्र जैसे मैं पहनता हूँ, गमछा, अंगवस्त्र, अंगोछा. कई लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि इतनी गर्मी में भी तुम मफलर क्यों पहनते हो. बड़ी दिस इज नॉट मफलर. तो वहाँ से मैं एक अंगवस्त्र भी लेकर आया था. पर आप लाल ना लाए, नहीं तो समझेंगे कि आप राजपक्ष जी के. हाँ, बिकॉज महिंदा ऑलवेज वियर्स. तो उनके सपोर्टर भी हमेशा लाल पहनते हैं, उनकी पार्टी के सिंबल. मेरा तो वो सैफरन और वाइट का एक बड़ा दिलचस्प सा मिक्सचर था. ऑलराइट, ऑन दैट नोट, हमें ये भरोसा है कि आपको किस्सों, तजुर्बों और व्याख्याओं से और बहुत सारे संदर्भों से रची बसी ये मास्टर क्लास पसंद आई होगी. ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. और अगर आपको ये मास्टर क्लास, लल्लन टॉप की ये पहल, ये पेशकश ज़रूरी लगती है तो इसे शेयर भी करें. याद रखें, कोई भी मुल्क तब आगे बढ़ता है जब वहाँ पर सबसे ज़्यादा कद्र जानने की होती है, ज्ञान की होती है, उत्सुकता की होती है. उत्सुकता का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. विद्वानों के पास हम जाते रहेंगे आपके और अपने हिस्से के सवाल लेकर. देखते रहिए लल्लन टॉप. बहुत बहुत शुक्रिया आपका पद्मा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.